हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी। आज का ये क्लास सबसे स्पेशल है। आज का ये वीडियो देखने के बाद आप लोग हिंदी में भैया 100 में 100 नंबर फोड़ के आओगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत स्पेशल है। अगर आपने हिंदी में अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, ये क्लास देख लो, हर एक टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगा है और आप लोगों के लिए क्लास बहुत स्पेशल है। जितने भी स्टूडेंट क्लास 10 में हैं, हिंदी का 2027 बोर्ड एग्जाम में पेपर देने वाले हैं, तो आपका 70 नंबर आज मैं पक्का कराने वाला हूं। मतलब आपका बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल एक एक नंबर पक्का कर दोगे। कक्षा 10 हिंदी बिल्कुल खल्लास, ठीक है, बिल्कुल खत्म। इसमें देखो मैं आपको बहुविकल्पीय प्रश्न भी पढ़ाऊंगा, आपका 20 अंक ऑब्जेक्टिव, ठीक है, मतलब मैं आपको पूरा बहुविकल्पीय। गद्यांश पद्यांश जो है 12 नंबर, ये भी मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। जीवन परिचय 10 नंबर, ये भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। संस्कृत का जो गद्यांश पद्यांश यानी कि 10 नंबर, ये भी पढ़ाएंगे। साथ में निबंध और पत्र, निबंध भैया 7 नंबर का आता है, पत्र 4 नंबर का 11 नंबर, ये भी आज मैं आपको पक्का कराऊंगा। मतलब सारे टॉपिक आज के एक वीडियो में खत्म हो जाएगा, ठीक है। बस वीडियो को लास्ट तक देखना, लाइक करना, शेयर करना, ठीक है। स्पेशल है भैया, संपूर्ण हिंदी एक वीडियो में खत्म। आज के इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना, लाइक करके शेयर कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब भी करना। जितने बच्चे देख रहे हैं जल्दी से लाइक कर दो, लाइक कर दो। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि क्वेश्चन को समझेंगे। सबसे पहले हम लोग जो समझेंगे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुविकल्पीय प्रश्न है, जो बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझो, फिर गद्यांश पद्यांश जीवन परिचय निबंध सब कुछ समझेंगे, लेकिन आप लोग सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को समझ लो, ठीक है। और आज के इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना सभी फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। चैनल पे आना, सब्सक्राइब कर लो। सभी सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हैं, बहुत जल्द आने वाला है। तो चलो हम लोग शुरुआत करते हैं कक्षा 10 हिंदी का भैया, सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न से। वीडियो में हम लोग ये 6 टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, 6 टॉपिक एक ही वीडियो में, ठीक है। और ये 2027 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो जरूर आएगा आपके बोर्ड पेपर में, ठीक है। ये पेपर में आपके बोर्ड पेपर में जरूर आएगा, यहां से बहुत सारा क्वेश्चन, मतलब पूरा पेपर छपने वाला है। तो बहुत ध्यान से देखना, वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना। देखो हम लोग जो बहुविकल्पीय प्रश्न है, सबसे पहला टॉपिक जो बहुविकल्पीय प्रश्न है, मतलब आपका 20 अंक यहां से मैं आपको क्लियर कराऊंगा, जो आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। बहुत ध्यान से समझना, हिंदी में बिल्कुल 95 फोड़ के आएंगे। फिर हम लोग महत्वपूर्ण गद्यांश देखेंगे, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 6 मार्क्स का आता है और बहुत इंपॉर्टेंट गद्यांश समझाऊंगा, ठीक है। एंड फिर हम लोग महत्वपूर्ण पद्यांश देखेंगे, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा। एंड फिर हम लोग संस्कृत का गद्यांश पद्यांश देखेंगे, 10 मार्क्स का आता है संस्कृत का गद्यांश पद्यांश, और बहुत इंपॉर्टेंट देखेंगे, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और लास्ट में आप लोगों को महत्वपूर्ण पत्र भी समझाऊंगा, एंड मैं आप लोगों को निबंध भी समझाऊंगा। 4 मार्क्स का पत्र आता है, 7 मार्क्स का निबंध आता है, 11 नंबर ये भी आपका पक्का हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ध्यान से आज की इस क्लास को देखना। और अब हम लोग सबसे पहले शुरुआत करेंगे जो बहुविकल्पीय प्रश्न है, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। बहुत ध्यान से देखो, पहला नंबर क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं जो विकल्पीय प्रश्न है, और ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग बहुत ज्यादा ध्यान से देखना, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, आप लोग तैयार कर लेना। सबसे पहले सारा क्वेश्चन समझ लो, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को समझकर ही बोर्ड एग्जाम में जाना, क्योंकि ये ऐसे प्रश्न हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, बार बार पूछा जाता है, ठीक है, बार बार पूछा जाता है। तो आपको ये तैयार करके ही आपको जाना है, ठीक है। सारे क्वेश्चन तैयार कर लेना। पहला प्रश्न देखो, लिखा हुआ रस मीमांसा के लेखक है, 1 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। रस मीमांसा, या फिर आपसे पूछ ले कि चिंतामणि, क्या भैया चिंतामणि, चाहे आपका रस मीमांसा पूछ ले या फिर चिंतामणि पूछ ले, आपका एक ही आंसर रहेगा, वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, यानी कि का वाला ऑप्शन हमारा सही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल होंगे हमारे रस मीमांसा के लेखक। गुलाब राय नहीं है और भगवत शरण उपाध्याय नहीं है, एंड आपका जयप्रकाश भारती भी नहीं है, ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक है, बताओ पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? सभी को पता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल नहीं है, यश पाल भी नहीं है, हमारा प्रेमचंद जी है। कौन है? खा वाला ऑप्शन है प्रेमचंद जी, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन आप लोग नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा नंबर क्वेश्चन, ठीक है, देखो ध्यान से समझो। तीसरा नंबर की पाचांग दर्शन के रचनाकार हैं, जो 1 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो पाचांग दर्शन है, ये जो रचना है, इसके रचनाकार कौन है? ऑप्शन नंबर का है मथुरानाथ शुक्ल जी हैं भैया, पाचांग दर्शन के रचनाकार।
प्रकार लल्लू लाल नहीं है, ईसा अल्लाह खान नहीं है, साथ में मिस्र यानी कि सदल मिस्र भी नहीं है। ठीक है, थोड़ा आप लोगों को जल्दी जल्दी समझना है, आपको हर एक क्वेश्चन को समझना है बहुत ध्यान से। ठीक है, और अगर ना समझना है वीडियो को दोबारा देख लेना। ठीक है, बहुत ज्यादा स्पेशल है, पूरा हिंदी आज हम लोग खत्म करने वाले हैं, तो बहुत ध्यान से देखना। हंस पत्रिका के संपादक थे, एक नंबर का हंस पत्रिका का संपादक कौन थे? वो थे हमारे मुंशी प्रेमचंद्र जी। कौन है? मुंशी प्रेमचंद जी। निराला भी नहीं है, या आपका जयशंकर प्रसाद भी नहीं है, एंड हमारा महादेवी वर्मा भी नहीं है। हंस पत्रिका जो है वो प्रेमचंद्र जी का है, ध्यान रखना, प्रेमचंद्र जी का। ठीक है, 4 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ निबंधकार, आलोचक एवं इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं। अगर हम हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ निबंधकार, आलोचक और इतिहासकार का नाम पूछें तो आप क्या बताओगे? आप कहोगे सर आपका रामचंद्र शुक्ल जी हैं, बिल्कुल सही। बालकृष्ण भट्ट नहीं है, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी नहीं है, इनमें से कोई। हमारा जो है गा वाला ऑप्शन सही है, वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक है, 5 में 5 क्वेश्चंस आपको समझ में आ गया। देखो अभी से आपको मेहनत करना है, अगर 95 लाना है, रैंक फर्स्ट लाना है, टॉपर बनना है, तो हमारे साथ अभी से मेहनत करो। अभी मैं आपको हिंदी का क्लास दे रहा हूं, उसे मैथ का, साइंस का, सोशल साइंस का, सबका क्लास मिलेगा। बस आप लोग इस वीडियो को लाइक करो, कम से कम 2000 लाइक तक पहुंचाओ, कम से कम 2000 लाइक। ठीक है, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, दीप जले शंख बजे के लेखक हैं। दीप जले शंख बजे के लेखक कौन है? कन्हैया लाल मिश्र, प्रभाकर जी हैं। याद रखना, प्रभाकर जी हैं जो दीप जले शंख बजे के हमारे लेखक। का वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। ये हमारा 6 क्वेश्चन हो चुका है बच्चों, आप लोग नोट करते रहो। अगर नहीं नोट कर पाते हो मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, आप लोग तैयार कर लेना, पीडीएफ में आपको दे दूंगा, टेंशन मत लो। अगला आ जाओ, 7 नंबर क्वेश्चन, संस्कृति और सभ्यता निबंध के निबंधकार हैं। संस्कृति और सभ्यता, जो संस्कृति और सभ्यता निबंध के निबंधकार कौन है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 7, आपको बिल्कुल तैयार कर लेना, बिल्कुल सही तैयार कर लेना क्वेश्चन नंबर 7। तो वो हमारा है रामदास गौड़ जी, नहीं भैया बिल्कुल नहीं। ठीक है, एंड हमारा रामचंद्र शुक्ल जी नहीं, हमारा जो सही है वो श्याम सुंदर दास। क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही है वो है श्याम सुंदर दास, यानी कि खा वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 8वां नंबर क्वेश्चन है, शुक्लोत्तर युगीन लेखक हैं, जो शुक्लोत्तर युगीन लेखक माने जाते हैं वो कौन है? नाभादास नहीं, राम प्रसाद निरंजनी नहीं, शिव पूजन सहाय जी को माना जाता है। 8 में 8 क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं, शिव पूजन सहाय जी को माना जाता है। ये 8 नंबर क्वेश्चन है हिंदी का, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सारा करा रहे हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट अब हम लोग देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये मिलान है और 1 नंबर का बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल आएगा, बोर्ड एग्जाम में एकदम आएगा। ठीक है, 1 नंबर का मिलान जरूर आता है और साथ में 1 नंबर का कथन व कारण वाला, ये नया पेपर पैटर्न में जुड़ा हुआ है, कथन और कारण वाला 1 नंबर का जरूर आएगा। अगर आपको कथन और कारण वाला बोर्ड एग्जाम में ना आए, ठीक है, मैं आपको बहुत सारा बता दूंगा अभी, लेकिन अगर ना आए तो आप ऑप्शन ए व फिर सी पर भैया तुक्का लगा देना, ज्यादातर हिंदी में 95% यही सही होता है। ठीक है, और अभी मैं आपको पीडीएफ में दे दूंगा। देखो यार, सूची फर्स्ट है और इधर सूची सेकंड है, ध्यान से समझो, बहुत आसान है। इधर गोदान है, हिंदी साहित्य का इतिहास है, मैला आंचल है। ठीक है, इधर आचार्य रामचंद्र शुक्ल, फणीश्वर नाथ रेणु और प्रेमचंद जी। देखो बच्चा, सबसे बड़ी बात, ठीक है, कि हमारा जो गोदान है वो किसका है? प्रेमचंद जी का, यानी कि पहले का तीसरा ये तो गलत है, ये हमारा सही है। ठीक है, ये भी गलत है और ये हमारा गलत है। ठीक है, देखो क्यों, अभी पता चल जाएगा। यानी कि हमें बी वाले को पहले से, हिंदी साहित्य का इतिहास, इसे हमें ये मिलाना है। एंड मैला आंचल जो है वो फणीश्वर नाथ रेणु जी का, बस ये गा वाला सही है, यानी कि हमारा जो गा वाला है वो बिल्कुल सही है। ये 9 क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। अब आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, 10 नंबर, सारंगधर रचनाकार हैं। 1 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट है, सारंगधर किसके रचनाकार हैं? देखो प्रमाल रासो नहीं, खुमार रासो नहीं, हम्मीर रासो के। किसके? हम्मीर रासो के, अर्थात खा वाला ऑप्शन सही है। ये 10 में 10 क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, रीति मुक्त काव्यधारा के 2 कवियों का नाम बताओ। रीति मुक्त काव्यधारा के हमें 2 कवियों का नाम बताना है, तो वो घनानंद जी हैं, बिल्कुल सही, और बोधा ठाकुर भी हैं। यानी कि हमारा ये वाला ऑप्शन सही है, का और खा वाला दोनों। घनानंद भी हैं, बोधा ठाकुर भी हैं, सारंगधर नहीं है, तो इसलिए हमारा यानी कि का और खा दोनों वाला सही है। ठीक है, आगे आ जाओ।
आगे आ जाओ, यहां 12 नंबर क्वेश्चन है कि घनानंद किस काव्य धारा के कवि हैं। अब रीति वाला जो है रीतिबद्ध होता है, रीति मुक्त होता है, रीति सिद्ध होता है। अगर हम घनानंद की बात करें तो वो किसके हैं, तो वो हैं रीति मुक्त के। किसके हैं, रीति मुक्त के। ठीक है, मैं आपको बता दिया हूं घनानंद जी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, घनानंद जी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग ये तैयार कर लेना कि घनानंद जो है वो रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। ठीक है, 12 क्वेश्चन देख चुके हैं। अब हम लोग आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन को, निम्न में से प्रयोगवाद की दो प्रमुख विशेषता कौन सी है। प्रयोगवाद की दो प्रमुख विशेषता, अब इसमें दो पूछा है, तो इसमें जो पहला है घोर वैश्विकता भी है, ध्यान रखना घोर वैश्विकता, और फिर यहां जो खा वाला है यथार्थवादी दृष्टिकोण, यानी कि हमारा यही दोनों है। ठीक है, का और खा वाला। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये 13 नंबर क्वेश्चन। आपको 13 में 13 ऑब्जेक्टिव जो एमसीक्यू प्रश्न है वो बिल्कुल से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। देखो बहुत ध्यान से समझो, एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल रट लो, तैयार कर लो कि तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ। पहले सप्तक का संपादक कौन था बताओ, सप्तक का संपादक कौन था, तो वो याद रखना अज्ञेय जी। ठीक है, अज्ञेय जी। ठीक है, और आप लोग कमेंट करना दूसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ, जो दूसरा सप्तक है वो कब प्रकाशित हुआ। हर बच्चे का कमेंट आना चाहिए। मैं आपको बता देता हूं तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ, 1951 नहीं, 1943 नहीं, 1959 में। अब अगर तीसरा 1959 में हुआ होगा तो इससे पहले हुआ होगा दूसरा, या तो 51 या तो 43। इतना हिंट मैंने आपको दे दिया, आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाओ 15 नंबर कि द्विवेदी युग का नाम किसके नाम पर पड़ा। द्विवेदी युग जो है वो किसके नाम पर द्विवेदी युग का नाम पड़ा भैया, वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी, नहीं महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर हमारा जो है वो द्विवेदी युग नाम पड़ा था। ठीक है, ये 15 में 15 अंशी क्यों आपको समझ में आ गया भैया, हिंदी में बिल्कुल तोड़ के यानी कि फोड़ के बिल्कुल हिंदी में हमें टॉपर बनना है, 95 लाना है। ठीक है, अभी से ये सारे क्वेश्चन तैयार कर लो, जाके हिंदी में बिल्कुल सही बोर्ड एग्जाम में तबाही मचा दो। देखो 16 नंबर क्वेश्चन है कि पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है। पुष्प की अभिलाषा, जो पुष्प की अभिलाषा है ये किस काव्य संग्रह से ली गई है। यामा से बिल्कुल नहीं, साकेत से बिल्कुल नहीं, युग चरण से लिया गया। किससे, युग चरण से। खा वाला ऑप्शन हमारा सही है, युग चरण से लिया गया है। ठीक है, 16 ऑब्जेक्टिव तक समझ में आ गया। अभी मैंने ये चीज आपको समझाया कि तार सप्तक के 7 कवियों को राहु का अन्वेषी किसने कहा था। तार सप्तक के जो हैं वो अज्ञेय जी हैं, तो किसने कहा था, अज्ञेय नहीं कहा होगा। ये बात ध्यान रखना कि तार सप्तक के 7 कवियों को किसने राहु का अन्वेषी कहा था। किसने राहु का अन्वेषी कहा था, तो वो नागार्जुन ने नहीं कहा था, अज्ञेय जी ने ही कहा था। गा वाला ऑप्शन से अज्ञेय जी ने ही कहा था बच्चों कि आपको राहु का अन्वेषी। जो तार सप्तक के 7 कवि थे, 7 कवि, अब उनको क्या कहा जाता, राहु का अन्वेषी, राहु का अन्वेषी। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ओके, 17 क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। 18 नंबर क्वेश्चन की ओर आ जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रगतवादी युग के कवि बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रगतवादी, प्रयोगवादी, रीतिकाल, ये सब बहुत ज्यादा आता है। रीतिकाल, प्रगतवादी, प्रयोगवादी। ठीक है, तो शिवमंगल सिंह सुमन है। कौन है, शिवमंगल सिंह सुमन। ठीक है, प्रभाकर माचवे भी नहीं है, जगदीश गुप्त भी नहीं है, शिवमंगल सिंह सुमन है। ये हमारा का वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, छायावादी युग की प्रमुख विशेषता। देखो छाया क्या है, छाया हमें कहां से मिलता है, पेड़ पौधे। और पेड़ पौधे क्या है, प्राकृत है। क्या है, प्राकृत है। तो प्राकृत का मतलब यह है युद्धों का सचित्र वर्णन नहीं आता, प्रकृत का मानवीकरण हमारा सही हो जाएगा। घा वाला ऑप्शन से जो प्रकृत है, प्रकृत का एक मानवीकरण जो है वो हमारा सही हो जाएगा, घा वाला ऑप्शन। ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाओ 20 नंबर ऑब्जेक्टिव। हम लोग 20 नंबर ऑब्जेक्टिव देखते हैं। ये हमारा व्याकरण से है बच्चा, व्याकरण से हम सारा कुछ समझ रहे हैं इस वीडियो में। मतलब आपको ऑब्जेक्टिव गद्य पद्य जो इतिहास का और व्याकरण तीनों का मिला के आपको 20 अंक का आएगा, और 20 में 20 अंक आप ये सारा तैयार कर लो। ठीक है, देखो यहां लिखा हुआ नाना नाना वाहन नाना वैसा विषे समाज निज देखा, कहूं मुखहीन विपुल मुख काहूं और बिन पद कर कहूं बहु पाऊं। उपयुक्त में कौन सा रस है। जब आप ये पढ़ोगे, इसका अर्थ पढ़ोगे तो आपको हंसना आएगा। देखो आपके बोर्ड एग्जाम में 2 ही रस हैं। अगर पढ़ने पे आपको गुस्सा आए तो याद रखना वो हमारा करुण रस हो जाएगा, करुण रस। ठीक है, हंसना आए तो
हास्य रस। और इनका स्थायी भाव पूछ लेता है तो इसका शोक होता है करुण रस का, और इसका हास्य होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, ये दो चीजें ध्यान रखो, बस आपका जो रस है वो आपकी मुट्ठी में आ जाएगा, कोई नहीं भाई काट पाएगा आपका नंबर। तो वो हमारा करुण रस नहीं हास्य रस हो जाएगा, ये बात ध्यान रखना। ये हमारा हास्य रस है, नाना वाहन नाना वेशा विशेष समाज निज देखा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लेना बोर्ड एग्जाम से पहले। 21 नंबर है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अब यहां जो है राम रतन का तुलना किया जा रहा है। ठीक है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, डायरेक्टली तुलना किया जा रहा है, तो उपमा उत्प्रेक्षा नहीं होगा, वो एक रूपक अलंकार होगा। रूपक अलंकार आपके सिलेबस में उपमा उत्प्रेक्षा और रूपक 3 अलंकार है क्लास 10 में, 3 अलंकार में से कोई एक आपको करना होगा। ठीक है, ये आप देख लो ऑब्जेक्टिव में। 21 नंबर ऑब्जेक्टिव बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे में आपको और सारा ऑब्जेक्टिव करा दूंगा, अभी पहले ये समझ लो। देखो 22 नंबर है, मूर्ति की आंखों पर एक चश्मा रखा था जो सरकंडे से बना था। सरकंडे का मतलब जानते हो, सरकंडे का मतलब जो बांस होता है, ठीक है, उससे बना था। तो रचना के आधार पर प्रस्तुत जो वाक्य का भेद क्या होगा 1 नंबर का, तो ये जो है भैया एक मिश्र वाक्य है। क्या है? एक मिश्र वाक्य है। ये इसमें 2 वाक्य मिश्र हैं कि मूर्ति की आंखों पर चश्मा लगा था, एक वाक्य जो सरकंडे से बना हुआ था। 2 वाक्य हैं, तो इसलिए ये 2 वाक्य मिश्र वाक्य कहलाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर, ध्यान से समझ लो। देखो 23 नंबर क्वेश्चन है कि दुकानदार द्वारा उचित मूल्य लिया गया, तो उपयुक्त वो आपको कृतवाच्य में बदलना है। तो दुकानदार के द्वारा उचित मूल्य लिया गया नहीं, आपको कृतवाच्य में बदलना है। ठीक है, दुकानदार से उचित मूल्य नहीं, आपका दुकानदार ने उचित मूल्य लिया, बिल्कुल सही, दुकानदार ने उचित मूल्य लिया, इसलिए हमारा ये बहुत ही अच्छा सटीक है, इसलिए हमारा गा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ये बात ध्यान रखना। 24 नंबर क्वेश्चन आ जाओ ऑब्जेक्टिव 24 नंबर। ठीक है, 30 MCQ बताऊंगा, बहुत सारा क्वेश्चन यहीं से आएगा, आज ही नोट कर लो। स्थानवाचक किसे कहते हैं? स्थानवाचक का मतलब होता है कि जैसे प्रतिदिन एक स्थानवाचक नहीं है, बहुत का मतलब नहीं, हमारा आसपास, आसपास का मतलब है एक स्थान है, आसपास, आसपास बहुत लोग रहते हैं, आसपास 2 घर हैं, तो ये हमारा एक स्थानवाचक हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा खा वाला ऑप्शन सही है, और ये हमारा 24 क्वेश्चन हो चुका है। हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे क्वेश्चन को। 25 नंबर क्वेश्चन, अध्यक्ष शब्द का प्रयुक्त उपसर्ग है। अध्यक्ष का अगर आप देखोगे तो इसके आगे अधि उपसर्ग आएगा। क्या आएगा? अधि उपसर्ग, तो आ नहीं होगा, अधि उपसर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अधि उपसर्ग। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं ये आपको समझकर एकदम 100% तैयार कर लेना, मतलब तैयार करके ही बोर्ड हॉल में जाना। ठीक है, ध्यान रखना। 26 नंबर प्रश्न देखो ध्यान से, माता पिता में समास है। भाई माता पिता ध्यान से समझो, ऐसा जो होता है जिसके बीच में ये हाइफन लगा हो, ये हाइफन, तो वो हमारा द्वंद्व समास होता है। बहुत सारा है, जैसे माता पिता हो गया, भाई बहन हो गया, ठीक है, ऐसे आप बहुत सारा है। ठीक है, एंड इसलिए हमारा ये हो जाएगा कर्मधारय बहुब्री नहीं, ये हमारा द्वंद्व समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास। दीर्घु समास 2 ही आपके सिलेबस में, द्वंद्व या दीर्घु। अब दीर्घु समास कब होगा? जैसे आपका लिखा है त्रिलोचन, इसके आगे 3 शब्द आ गया, पंचवटी, इसके आगे 5 शब्द आ गया, मतलब गिनती आएगा, तो वो हमारा हो जाएगा हमारा दीर्घु समास। 2 समास आप समझ लो, बस आपका पेपर में बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, आज आगे आ जाओ, हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। देव नदी का पर्यायवाची शब्द है देव नदी। देव नदी का मतलब क्या होता है? जो नदियों का देव है, यानी कि वो हमारा देव नदी है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बच्चों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देव नदी जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ। तो वो हमारा गंगा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गंगा, क्योंकि देव नदी हम लोग गंगा को कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग आते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की ओर, बहुत इंपॉर्टेंट। जो मातृका है ये किसका तद्भव रूप है? बताओ। मातृका, तो वो हमारा मिट्टी का हो जाएगा, भूमि नहीं होगा, मुख्य नहीं होगा, मित्र नहीं होगा, वो हमारा गा वाला ऑप्शन से मिट्टी, मिट्टी का हो जाएगा। अब एक हम लोग लास्ट ऑब्जेक्टिव देखते हैं, 29 ऑब्जेक्टिव। देखो तेषाम में विभक्ति और वचन है, तेषाम में कौन सी विभक्ति और वचन है? तेषाम, आप याद करो, तेषाम में कौन सा है? पष्टि विभक्ति बहुवचन। ठीक है, पष्टि विभक्ति बहुवचन। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताना, एक क्वेश्चन, केवल एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, आंसू के लेखक,
ये आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताना, आंसू के लेखक। तो ये हम लोगों ने 30 MCQ प्रश्न देख लिया है, 30 में 30 MCQ प्रश्न। यहां से बहुत सारा आपके बोर्ड पेपर में आता है, बहुत सारा बोर्ड पेपर में आता है, ठीक है, पेपर में आता है। बस तैयार कर लेना ये 30 MCQ, ठीक है। मैंने आपको 30 MCQ समझा दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। अब हम लोग समझेंगे जो हमारा गद्यांश पद्यांश है बोर्ड एग्जाम के लिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो गद्यांश पद्यांश समझेंगे। पहले हम लोग ये समझेंगे गद्यांश पद्यांश को, ठीक है। सबसे पहले हम लोग गद्यांश पद्यांश समझेंगे। जो गद्यांश और पद्यांश पे आधारित प्रश्न आता है, जब आप बोर्ड हॉल में जाओगे, आपके हाथ में एक पेपर दिया जाएगा, उसमें आपका खंडबा, जैसे ही आपका खंडबा शुरू होगा, जैसे ही आप लोगों का खंडबा शुरू होगा, उसमें आपका पहला ही प्रश्न रहेगा गद्यांश आपके पेपर में, और दूसरा प्रश्न रहेगा आपका पद्यांश, ठीक है। आपका खंडबा में पहला ही प्रश्न आपका गद्यांश और दूसरा प्रश्न पद्यांश रहेगा। आपके बोर्ड एग्जाम के पेपर में ऐसा लिखा रहेगा, देखो, पहला प्रश्न लिखा रहेगा पाठ्यक्रम में निर्धारित गद्यांश पे आधारित प्रश्न। आपको 3 प्रश्न रहेगा, 2 अंक यानी कि 6 अंक आपको मिल जाएगा। एक गद्यांश रहेगा, इसमें 3 प्रश्न रहेगा और एक प्रश्न आपको 2 अंक देकर जाएगा। टोटल आपको भैया मिलेगा 6 अंक, ठीक है। दूसरा ऐसा रहेगा पाठ्यक्रम में निर्धारित पद्यांशों पे आधारित प्रश्न, जो कि आपको 3 प्रश्न रहेगा, 2 अंक का 6 अंक मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे आपके पेपर में भैया लिखा रहेगा क्वेश्चन, ठीक है, पहला और दूसरा। सबसे पहले हम लोग समझेंगे जो गद्यांश आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में आता है, गद्यांश को पहचानने का ट्रिक। आखिर बोर्ड एग्जाम में अगर गद्यांश आए तो हम कैसे पहचानेंगे ये पाठ कौन सा है और इसके लेखक कौन है, ठीक है। फिर हम लोग पद्यांश को समझेंगे, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखना, बहुत ज्यादा स्पेशल क्लास है। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं गद्यांश का। मेरे प्यारे स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग समझते हैं जो गद्यांश का ट्रिक। देखो, जब आपके बोर्ड पेपर में गद्यांश आएगा तो उसमें हम लोग समझेंगे किस पाठ से लिया गया है और इसके लेखक कौन है, उसका ट्रिक। बहुत बेहतरीन ट्रिक है, आपको हमेशा याद रहेगा पेपर तक, और पेपर में यहीं से आएगा, वो तो आपको पता ही है, ठीक है। देखो, आप लोग ध्यान से समझना, नोट कर लेना, एक हिंदी की कॉपी छोटा सा ले लो, ठीक है, और जो जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं उसका नोट बनाओ और अच्छे से उसको तैयार करो। देखो, सबसे पहला चैप्टर आप लोगों को क्या है, मित्रता, ठीक है। सबसे पहला चैप्टर है मित्रता, ध्यान रखो, ठीक है। अब देखो मैंने क्या लिख रखा है, सबसे पहले ये जो ऊपर मैंने लिख रखा है, ये पाठ का नाम लिखा है, और नीचे ये जो है ये लेखक हैं, ठीक है। ये कौन है, लेखक हैं, ठीक है, ये लेखक हैं। तो मित्रता के जो लेखक हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर रामचंद्र शुक्ल जी हैं, ठीक है। अब देखो, अगर मित्रता पाठ से आएगा तो आप ट्रिक देख लो, आखिर कौन सा ट्रिक। आपको हर एक गद्यांश में शब्द देखने को मिलेगा, मित्र शब्द आपको देखने को मिलेगा। आप जैसे गद्यांश पढ़ोगे आपको मित्र या फिर मित्रता शब्द देखने को मिलेगा, या फिर आपका संगति शब्द। ध्यान दो, ये ट्रिक है, ठीक है। आप कोई सा भी गद्यांश खोल के देख लो, या विश्वास पात्र मित्र, या फिर उसंग या उमंग या उसंग, ठीक है। ये शब्द आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा मित्रता वाले चैप्टर में, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अब आपको इस ट्रिक से तुरंत ही पहचान जाओगे किस पाठ से लिया गया है। आप तुरंत ही लिख दो पाठ का नाम मित्रता और लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। लो भैया, 2 अंक आपका पक्का हो गया। और अगर आपको पाठ पता है तो बना बना के व्याख्या भी लिख सकते हो, क्योंकि पाठ हमें पता है मित्र के बारे में, ठीक है। ऐसे ये ममता वाला पाठ है, जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। अगर ममता वाले चैप्टर से आएगा तो उसमें रोहितास ट्रिक मिलेगा, चूड़ामणि, ब्राह्मणी, ममता, अश्वारोही, ये शब्द जरूर आएगा, जितने भी इंपॉर्टेंट गद्यांश है उसमें, ठीक है। ये ट्रिक है, कोई नहीं बताएगा। मैं भैया 5 से 6 दिन लगातार मेहनत किया हूं, फिर मैंने ये ट्रिक आप लोगों को लाया हूं। बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। फिर आता है क्या लिखूं वाला चैप्टर, यानी कि तीसरा चैप्टर में हर एक चैप्टर का ट्रिक बता रहा हूं। इसमें निबंध शब्द देखने को मिलेगा, इसके लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं, याद रखना, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। इसमें निबंध एंड असंख्यिका, गरिमा, नागा अर्जुन, ये सब ट्रिक हैं। जितने इंपॉर्टेंट आपके हैं गद्यांश, वही ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट, ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। आगे समझते हैं। देखो, अगर भारतीय संस्कृति अर्थात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी वाला चैप्टर आएगा, भारतीय संस्कृति बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर बात करें तो 3 बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, एक हमारा भारतीय संस्कृति, एक मित्रता वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक ममता वाला। ये 3 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, आज ही बता रहे हैं 2027 के लिए, ठीक है। तो इसमें आपको कौन सा शब्द देखने को मिलेगा, एक भिन्न शब्द देखने को मिलेगा, एक संस्कृति शब्द, एक विज्ञान है, एक आपका व्यंग्य भावना एंड
एक अहिंसात्मक एंड सौभाग्य एंड सुखी इंडिया, ठीक है, झाड़िया। तो ये हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी में ये ट्रिक मिलेगा। ये शब्द बहुत स्पेशल है भैया, ये शब्द आपको मिलेगा ट्रिक में, ठीक है। आपको जब आप गद्यांश पढ़ोगे तो आपको ये शब्द इस चैप्टर में जरूर ही मिलेगा। देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है गद्यांश पद्यांश के लिए। अगला चैप्टर है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ईश्वरिया तू ना गई मेरे मन से, जिसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। ईश्वरिया तू ना गई मेरे मन से, जिसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी। अगर इस चैप्टर से आएगा तो ईश्वरिया शब्द जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। एंड निंद्रा शब्द आपको देखने को मिलेगा, साथ में प्रति दरिद्रता देखने को मिलेगा, एंड संसार व्यापी मूर्ति ध्येय, ये शब्द जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। ये शब्द जरूर देखने को मिलेगा। आज ही तैयार कर लो मेरे प्यारे स्टूडेंट, बहुत ज्यादा स्पेशल क्लास है। अगला लास्ट वाला चैप्टर अजंता, अगर अजंता वाले चैप्टर से आएगा तो जिसके लेखक है भगवत शरण उपाध्याय जी। उपाध्याय जी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। और इसमें आपको ट्रिक देखने को मिलेगा, एक तो पहाड़ रगड़कर चिकनी, यानी कि जो पहाड़ को रगड़कर चिकना बना दिया गया, ये शब्द मिलेगा। अहिंता, यशोधरा, वृत्त एंड मृग जातक, ये शब्द जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। अब ये हमारे हो गए ट्रिक, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। फर्स्ट पेज ये है, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, सेकंड पेज ये है, ठीक है। अब इस ट्रिक से आप 1 मिनट में पहचान सकते हो कि हमारा किस पार्ट से लिया गया है और इसके लेखक कौन है, ठीक है। आपका ये 2 नंबर पक्का हो जाएगा, ठीक है। ये आपका बिल्कुल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिक है, आप लोग भैया ये बिल्कुल से तैयार कर लो, आप एक कॉपी में लिख लो। आप लोगों को मैंने जो ट्रिक बताया है बहुत ज्यादा स्पेशल है। अब हम आपको एक ऐसा गद्यांश बताते हैं जो बोर्ड एग्जाम 2027 में जरूर आएगा। ये गद्यांश बिल्कुल से तैयार करके जाना बोर्ड हॉल में। मैं आपको एक ऐसा गद्यांश बताने वाला हूं मेरे प्यारे स्टूडेंट, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट गद्यांश है 2027 बोर्ड के लिए, ठीक है। बिल्कुल तैयार कर लेना, बोर्ड हॉल में जाने से पहले ये वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा गद्यांश है, ठीक है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में एकदम जरूर आएगा, ठीक है। मैं लिख देता हूं 95% चांस से आएगा, ठीक है, एकदम से। तो तैयार कर लो, फिर और जो इंपॉर्टेंट गद्यांश है वो पीडीएफ में आपको दे दूंगा। देखो ये आप लोग समझो, कुसंग का ज्वर जो होता है सबसे भयानक होता है। आप लोगों ने अगर पहला चैप्टर पढ़ा होगा मित्रता वाला तो ये वाला जरूर पढ़ा होगा। यह केवल नीति और सद्विधि का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। बस इतना हमारा क्या है, रेखांकित अंश। ध्यान देना, इतना केवल 2 लाइन हमारा रेखांकित अंश है, मतलब इसका हमें व्याख्या करना है, व्याख्या करना पड़ेगा, ठीक है। एंड फिर हमारा अगला है, किसी युवा पुरुष की संगत। अगर कोई युवा पुरुष है, कोई लड़का जो उन्नति का समय है, मतलब उसका उम्र है, लेकिन अगर युवा पुरुष की संगत यदि बुरी होगी, यदि उसके जो बुरी संगत होगा, बुरी संगत का मतलब होता है उसके साथ रहने वाले जो लोग हैं वो अच्छे नहीं हैं, आपके माइंड को खराब कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, तो वो जो होगा उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन ब दिन अवनत के गड्ढे में गिराती जाएगी, ठीक है। अवनत का मतलब होता है नीचे ले जाएंगे, अवनत की गड्ढे में गिरा। और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाले बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारा है बच्चों गद्यांश, ठीक है। आप लोग तैयार कर लेना। अब देखो इसमें आपके 3 क्वेश्चन आएंगे, आपको 6 नंबर देकर जाएगा। देखो 3 क्वेश्चन कौन से हैं समझ लो। पहला कि प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखो, 2 नंबर। अब आपको भैया इसमें ट्रिक बहुत सारा मिल गया है, ट्रिक आप लोगों को मिल गया होगा। एक तो कुसंग शब्द आप बता दो, ठीक है, किस चैप्टर से लिया गया है, ठीक है। सद्विधि, संगति शब्द आपको मिल गया, तो वो आपका मित्रता वाले चैप्टर से लिया गया, सबको पता हो गया, ठीक है। ट्रिक मैंने ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। एंड इसमें आपका 2 नंबर मिल जाएगा। बा वाला है रेखांकित अंश की व्याख्या करो, 2 नंबर मिल जाएगा। जो मित्र के बारे में जानते हो वो छाप दो अगर रेखांकित अंश नहीं आता। सा वाला है कुसंग का क्या प्रभाव है, 2 नंबर। तो अब देखो यहां ध्यान से मैं एक एक क्वेश्चन कराने वाला हूं। पहला प्रश्न हम लोग समझते हैं, बहुत ज्यादा स्पेशल क्वेश्चन है, संदर्भ। तो संदर्भ आपको पहले ही मैंने बता दिया, आप डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो, पाठ क्या है और इसके लेखक कौन है। डायरेक्टली ऐसे भी आप संदर्भ लिख सकते हो, पाठ आप डायरेक्टली मित्रता लिख दो और रामचंद्र शुक्ल, या फिर आप ऐसे लिखोगे ज्यादा अच्छा रहेगा, प्रस्तुत गद्यावतरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल। जो इसके लेखक हैं उसको आपको हाईलाइट करना है अलग पेन से, ये हाईलाइट करना है अलग पेन से, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित एवं हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड, ये गद्य खंड में संकलित मित्रता, ये जो चैप्टर का नाम है ना, इसको भी अलग पेन से लिखना मेरे प्यारे लाडलो, ठीक है। मित्रता नामक निबंध से अवतरित। लो भैया 2 नंबर आपका पक्का हो गया, 2 नंबर आपका पक्का हो गया संदर्भ का। अब रेखांकित अंश करने से पहले आप एक बार इसको पढ़ लेना, 2 बार पढ़ लेना। जैसे कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, या केवल नीति और सद्विधि का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है, बस इतना का हमें रेखांकित अंश करना है। तो यहां अब हेडिंग डालो बा वाला,
वो है रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक है, तो देखो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि बुरी संगत, जिसका संगत जो है बुरा है वो घातक बुखार के समान हानिकारक होता है। उसका जो, अगर आपका संगत बुरा है, आपके साथ रहने वाले लोग बेकार हैं, मतलब उनकी सोच अलग है, खराब है, आपको अच्छे अच्छे सोच नहीं दे रहे हैं, आपका दिमाग खराब कर रहे हैं, तो आपका वो जो है हानिकारक है, एक बुखार के समान, एक ज्वर के समान। जिस तरह कोई व्यक्ति यदि भयानक ज्वर का मतलब होता है जानते हो, बुखार से ग्रसित हो तो वह ज्वर उसका शरीर और स्वास्थ्य दोनों नष्ट कर देता है। तो वो ज्वर जो होता है, वो बुखार जो होता है, उसका शरीर और स्वास्थ्य दोनों नष्ट कर देता है। ठीक है, ऐसे ही अगर आपकी संगत बुरी है तो एक टाइम आएगा कि आपका शरीर स्वास्थ्य दोनों नष्ट हो जाएगा और आप किसी कर्म के नहीं रह जाओगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तथा कभी कभी प्राण भी ले लेता है। उसी प्रकार बुरी संगत हमारी नैतिकता, सदाचार, मन, बुद्धि आदि को नष्ट कर देता है। ठीक है, और जब ये सब नष्ट हो जाता है तो इंसान डिप्रेशन में चला जाता है और उसका जिंदगी भी खत्म हो सकता है। तो ये हमारा हो गया 2 नंबर भैया, बहुत आसान से आपका रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक है, एक क्वेश्चन था जो कि है कुसंग का क्या प्रभाव है, तो मैंने यहां लिखा है भैया कि कुसंग का प्रभाव क्या है, सा वाला 2 नंबर के लिए। कुसंग का प्रभाव बहुत भयानक होता है। यह मनुष्य की नैतिकता और अच्छे आचरण को नष्ट कर देता है, इसके साथ साथ वह उसकी बुद्धि का भी क्षय करता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एक बहुत स्पेशल गद्यांश। तो मैंने आपको ट्रिक भी बता दिया गद्यांश का, कैसे आपको सॉल्व करना है। ठीक है, आप लोग ट्रिक जरूर नोट कर लेना। और ये हमारा एक गद्यांश जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये गद्यांश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया आपके 2027 बोर्ड के लिए। ठीक है, आप पढ़ के ही, तैयार करके ही बोर्ड हॉल में पेपर देने जाना। जो ये मैंने गद्यांश बताया है, ये गद्यांश बहुत इंपॉर्टेंट था, तो मैंने आपको बता दिया। अब ये 6 में 6 अंक आपने पक्का कर लिया। ठीक है, 6 में 6 अंक आपने पक्का कर लिया जो मैंने आपको गद्यांश पढ़ाया है। तो गद्यांश में अब आपको कोई सा भी दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग आते हैं जो हमारा पद्यांश है, पद्यांश को समझते हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग देखते हैं जो पद्यांश का ट्रिक सबसे पहले हम लोग समझेंगे, फिर हम लोग जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पद्यांश है बोर्ड एग्जाम के लिए वो समझेंगे। ठीक है, ये पद्यांश का ट्रिक अगर आपने समझ लिया तो पाठ और कवि आप चुटकियों में पहचान जाओगे। और जो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा इससे आपका 2 नंबर सबसे पहले ये पक्का हो जाएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा स्पेशल है। गद्यांश समझ में आ गया, पद्यांश भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले आप ये समझ लो कि पहला चैप्टर जो है पद, जिसके कवि हैं सूरदास, ये मैंने पाठ लिख रखा है, नीचे जो है वो कवि मैंने लिखा है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अगर पद वाले चैप्टर से आएगा, सूरदास वाले चैप्टर से आएगा, तो आपको चरण शब्द देखने को मिलेगा। ठीक है, चरण शब्द एंड सूरदास तो जरूर ही देखने को मिलेगा, हर एक पद में मैया शब्द देखने को मिलेगा, ध्यान दो ट्रिक। एंड ग्वाल शब्द, ब्रज शब्द, उद्धव, निर्गुण, ये शब्द जरूर आएगा भैया आपके जो है पद्यांश में। अगर ये शब्द आए, आप पद वाला चैप्टर आंख मूंद के डाल दो। और कवि कौन है? सूरदास जी। ठीक है, ये आपका बहुत स्पेशल है। अगर धनुष भंग वन पथ पर वाला आया तुलसीदास जी का, तो आपको राम शब्द देखने को मिलेगा, सीता पुरते निकसी, तुलसीदास जी आपको साखी चारू, ये शब्द आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये ट्रिक है, आपको ये ट्रिक जो बता रहे हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग अभी से समझ लो, पेपर के टाइम बिल्कुल ये रामबाण रहेगा। अब समैया, जिसके लेखक कवि रसखान जी हैं, अगर समैया वाला आएगा तो इसमें आपको मानुष, ग्वारन, रसखानी शब्द भी आपको देखने को मिलेगा, आखन, धूरी, ये शब्द आपको देखने को मिलेगा। ये आप लोग नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। बहुत ज्यादा स्पेशल क्लास है, आगे देखो। अगर भक्ति नीति वाला चैप्टर है जिसके कवि जो है बिहारी लाल, सबसे पहले भक्ति नीति में आपको 2 लाइन का देखने को मिलेगा, आपको 2 ही लाइन का देखने को मिलेगा, चाहे दोहा हो या पद हो। ठीक है, 2 लाइन का, जैसे बढ़त बढ़त संपन्न सलिल मनि सरोज बढ़ जाए, घटत घटत सूर्य वर्ष मूल को मिला, ये 2 लाइन का है जो कि हमारा सूर आपका बिहारी लाल जी का है। ये 2 लाइन में रहेगा। और जप शब्द, बढ़त बढ़त और दूसरा शब्द देखने को मिलेगा। ठीक है, 2 लाइन का सब बिहारी जी का है। ठीक है, एंड चीटी, चीटी जिसके कवि हैं सुमित्रानंदन पंत, इसमें ये शब्द हमेशा देखने को मिलेगा, चंद्रलोक में प्रथम बार। हर एक पद्यांश के नीचे वाले लाइन में आपको ये देखने को मिलेगा, एंड चीटी शब्द एंड चंद्रलोक में प्रथम बार, बहुत बार आपको देखने को मिलेगा। ये ट्रिक है। लास्ट में है स्वदेश प्रेम, जिसके कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर, इसमें आपको अतुलनीय शब्द, सागर एंड सच्चा प्रेम, ये शब्द आपको देखने को मिलेगा। बस ये हमारा ट्रिक है। अगर आपको पद्यांश में बिल्कुल अच्छा लाना है नंबर, तो ये पद्यांश का ट्रिक समझ लो, आप लोग नोट कर लो सभी स्टूडेंट। एक पेज आप लोग ये नोट कर लो, ध्यान दो, एक पेज आपको ये नोट करना है। ठीक है, अभी नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आपको ये नोट करना है। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं एक ऐसा पद्यांश जिसने रिकॉर्ड तोड़ दिया है बोर्ड एग्जाम में आने का। मतलब ये हर साल भैया आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, हर साल।
और आपका 2027 में तो जरूर आएगा, तो आप तैयार तो करना पड़ेगा। अभी आपको तैयार करा देते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। ये महत्वपूर्ण पद्यांश है और ये आपका 6 नंबर पक्का करने वाले हैं, ठीक है। महत्वपूर्ण पद्यांश, सबसे पहले आप पद्यांश को ध्यान से पढ़ो। जब आप पद्यांश को ध्यान से पढ़ोगे तो आपको सबसे ज्यादा आसान लगेगा पद्यांश, ठीक है। देखो यहां लिखा हुआ है, ध्यान से समझो। ऊधव मन ना भये 10-20, ऊधव शब्द आ गया, सूरदास सुर शब्द आ गया, सभी को पता चल गया किस पार्ट से है, सूरदास वाले पद वाले चैप्टर से है। मैंने ट्रिक ऑलरेडी बता दिया है, अब आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगा, ठीक है। बहुत आसान तरीके से आप कर सकते हो। तो ऊधव मन ना भये 10-20, एक हुतौ सो गयो श्याम संग, हमारे जो एक दिल था वो तो श्याम संग चला गया, और एक और आधो ईस, और इंद्रिय शिथिल भई के सोबिन, मतलब जो हमारी इंद्रियां हैं, जो मेरा शरीर है, वो सब बिल्कुल शिथिल हो गया है, क्योंकि श्री कृष्ण जो हैं अब यहां नहीं रहे, मतलब चले गए थे। तो ज्यों देहि विनुदिस बीस, आशा लगी रहत तन श्वासा, आशा है कि श्री कृष्ण जी जरूर आएंगे, ठीक है। पाठ पढ़ने में मुझे बहुत मजा आता है, ठीक है। और जी हुए कोट बरीस, एंड अब यहां से अंडरलाइन है, तुम तो सखा श्याम सुंदर के सगल जो इस सुर हमारे नंदनंद विन जगदीश, ठीक है, नहीं जगदीश। अब देखो इसमें ट्रिक, तो आपको एक सुर शब्द एक ऊधव शब्द देखने को मिल गया, मतलब आपको पहले ही पता चल गया किस पार्ट से है, ठीक है। ये आप लोगों का बहुत ज्यादा स्पेशल है। अब हम लोग इसके 3 क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ज्यादा स्पेशल। अब देखो इसमें भी 3 प्रश्न रहेगा और 3 प्रश्न आपको 6 नंबर देकर जाएगा, ठीक है। मतलब एक क्वेश्चन आपको 2 नंबर देकर जाएगा। पहला प्रश्न लिखा हुआ है, प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ हिंदी में व्याख्या काव्य सौंदर्य लिखो, 2 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। एंड उद्धव जी मथुरा से गोकुल क्यों आए, 2 नंबर ये मिल जाएगा। और रेखांकित अंश की व्याख्या 2 नंबर ये मिल जाएगा। हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा बोर्ड एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले हम लोग संदर्भ समझ लेते हैं। संदर्भ बहुत आसान है, यह संदर्भ कि यह पद श्री सूरदास, अब यहां जो आपके श्री सूरदास जी हैं, इसको अलग पेन से लिखना, हाईलाइट कर लेना, ठीक है, द्वारा रचित सूर सागर नामक ग्रंथ से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद वाले पाठ से लिया गया है। इसमें पाठ और जो कवि है उसको हमेशा हाईलाइट कर लेना, ठीक है। ये बहुत ज्यादा स्पेशल, इससे आपका 2 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा। अब हमारा व्याख्या समझ लेते हैं। मैंने व्याख्या को बहुत अच्छे से लिखा है, पूरा समझाएंगे क्योंकि आप लोगों को पूरा समझना है। क्या पता ऊपर वाला 2 लाइन रेखांकित अंश आ जाए, नीचे वाला तो हमें पूरा समझना पड़ेगा, ठीक है। देखो यहां लिखा हुआ है कि गोपियां उद्धव जी से कहती हैं, जो गोपियां हैं उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव, हे उद्धव, हमारे मन जो है 10-20 नहीं है, हमारे जो मन है वो 10-20 नहीं है, सभी की तरह या सभी की तरह हमारे पास भी केवल एक मन है, ठीक है। और वह कृष्ण के साथ चला गया। मन का मतलब जो एक ही मन चाहा चीज था, वो कौन थे, श्री कृष्ण जी, वो भी चले गए। और अतः हम मन के बिना तुम्हारे बताए गए निर्गुण ब्राह्मण की आराधना कैसे, अर्थात बिना मन के ब्राह्मण की आराधना करना असंभव है। जैसे ये जो है गोपियों से उद्धव जी कह रहे थे कि मैं एक निर्गुण ब्राह्मण का बता रहा हूं, उसका आप उपासना करो। तो जब गोपियों से कहा तो गोपियों ने कहा हमारे पास एक मन था, वो भी श्री कृष्ण के साथ चला गया है, अब हम कैसे आराधना कर सकते हैं, ठीक है। श्री कृष्ण के बिना हमारी सारी इंद्रियां निष्क्रिय हो गई हैं, अर्थात वो काम नहीं कर रही हैं। हमारी दशा बिना सिर के प्राणी जैसा हो गया, जैसे एक इंसान जो बिना सिर का होता है उस तरह से हो गया है। हम कृष्ण के बिना मृतवत हैं, मतलब हमारी मृत्यु के समान है। एंड जीवन के जो है लक्षण के रूप में हमारी जो है श्वास केवल इस आशा में चल रही है कि श्री कृष्ण मथुरा अवश्य लौटेंगे, श्री कृष्ण जी मथुरा अवश्य लौटेंगे, उनके दर्शन प्राप्त हो जाएंगे। श्री कृष्ण के लौटने की आशा के सहारे हम करोड़ों वर्षों तक जीवित रह लेंगे। गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम तो श्री कृष्ण के अभिन्न मित्र हो, मतलब तुम तो श्री कृष्ण जी के सबसे प्यारे मित्र हो और संपूर्ण योग विधा तथा मिलान के उपायों के ज्ञाता हो। बस इतना व्याख्या करना है। देखो इतना नहीं करना है, आपको जो लाइन दे, जैसे यहां 2 लाइन व्याख्या करना था तो ये 2 ही लाइन करना था। मैंने पूरा व्याख्या समझा दिया ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा, देखो यहां हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन समझेंगे। उद्धव जी मथुरा से गोकुल क्यों आए, और रेखांकित अंश की व्याख्या तो मैंने करा ही दिया है। तो यहां अब हम लोग समझ लेते हैं। देखो उद्धव जी गोपियों का योग मिलन का संदेश देने के लिए मथुरा
मथुरा गोकुल आए थे। ठीक है, अब देखो ये तो रेखांकित अंश की व्याख्या हमने करा ही दिया है, तो वो मैंने आपको सेकंड नंबर क्वेश्चन में करा दिया। ठीक है, बस ये हमारा हो गया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हमारा पद्यांश है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पद्यांश है मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग बिल्कुल से तैयार करके ही बोर्ड हॉल में पेपर देने जाना। तो हमारा गद्यांश और पद्यांश जो है वो आपका 6 और प्लस 6 12 नंबर आपका पक्का हो गया, 12 अंक आपका पक्का हो गया। अब हम लोग देखते हैं जो संस्कृत का महत्वपूर्ण गद्यांश पद्यांश है, 10 नंबर पक्का करेंगे बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए, बहुत स्पेशल है। अब हम लोग समझते हैं जो हमारा संस्कृत का संदर्भ सहित व्याख्या आता है, 5 नंबर का गद्यांश आएगा, 5 नंबर का पद्यांश, 10 अंक। ठीक है, ये हम लोग समझ लेते हैं। देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपके बोर्ड एग्जाम में पहला प्रश्न इसमें लिखा रहेगा पाठ्यक्रम में निर्धारित गद्य का जो है हिंदी में अनुवाद 10 यानी कि 5 अंक का गद्य का। ठीक है, एंड फिर पाठ्यक्रम में निर्धारित पद्य का संदर्भ हिंदी अनुवाद 5 नंबर का पद्य का, मतलब टोटल आपका 5 + 5 यानी कि 10 अंक हो जाएगा। अब मैं आपको कुछ ऐसे चैप्टर बता देता हूं जो अगर आपने पढ़ लिया तो आपका ये वाला जो है बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा 100%। ठीक है, महत्वपूर्ण पाठ समझ लो जहां से गद्यांश और पद्यांश दोनों आएगा 2027 बोर्ड एग्जाम में। पहला वाराणसी चैप्टर तैयार कर लो, वाराणसी वाला। ठीक है, एंड दूसरा भारतीय संस्कृति वाला चैप्टर तैयार कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा वीरा वीरन पूज्यते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है संस्कृत का चैप्टर। ठीक है, एंड चौथा प्रबुद्धो ग्रामीणा। अगर ये 4 चैप्टर तैयार कर लिए तो आपका 10 नंबर तो ये पक्का हो जाएगा, प्लस 3 नंबर श्लोक का, प्लस 2 नंबर प्रश्न का, मतलब 15 अंक यहां से पक्का कर सकते हो। मतलब अगर आपने ये चैप्टर अच्छे से तैयार कर लिया तो आपका 15 अंक कहीं नहीं गया है। ठीक है, 15 अंक आपके हाथ में रखा ही रखा रहेगा। ठीक है, ये हमारा बहुत ज्यादा स्पेशल है। संस्कृत का गद्यांश पद्यांश के लिए आपने 4 चैप्टर तैयार कर लिया, पूरा आपका गद्यांश पद्यांश क्लियर हो जाएगा। इसके बाहर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगर आपने संस्कृत का गद्यांश पद्यांश का ये चैप्टर तैयार कर लिया। अब हम लोग संस्कृत का गद्यांश पद्यांश देखेंगे। देखो मैंने आप लोगों को हिंदी का गद्यांश पद्यांश इतने बेहतरीन तरीके से समझाया है कि आज तक आपको ऐसा कोई नहीं समझाया होगा। मैंने आपको ट्रिक भी बताया है, साथ में बहुत सारा इंपॉर्टेंट गद्यांश पद्यांश मैं आपको पीडीएफ भी दे दूंगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं जो संस्कृत का गद्यांश पद्यांश है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको जो मैं बताने वाला हूं ये बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको बोर्ड हॉल में जाने से पहले ये वाला गद्यांश पद्यांश भैया संस्कृत का तैयार कर लेना। देखो मैं आप लोगों के लिए इतना ज्यादा मेहनत कर रहा हूं, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक जो है कम से कम 2000 लाइक तक पहुंचाना और वीडियो को शेयर भी कर देना। ठीक है, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो संस्कृत का सबसे पहले हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट गद्यांश समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट गद्यांश जो बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो आपको वाराणसी चैप्टर तो बिल्कुल सही तैयार कर लेना है गद्यांश के लिए एकदम 100%, और साथ में ये वाला जो है भारतीय संस्कृति का ये जो चैप्टर है यानी कि जो ये गद्यांश है बिल्कुल तैयार कर लेना संस्कृत के लिए। देखो लिखा हुआ है मानव जीवनस्य संस्कृतम संस्कृतः अस्माकं पूर्वजः मानव जीवनम एंड संस्कृतम महंतम प्रयत्नम आकुर्वन् ते अस्माकं जीवनस्य संस्कृतम यान आचरण एंड विचारम चा सा यत अस्माका संस्कृत। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये ऐसा गद्यांश है संस्कृत का जो हर साल पेपर में आ रहा है लगातार, कह सकते हैं लगातार। ठीक है, तो बहुत ध्यान से समझना। सबसे पहले हम लोग समझते हैं इसका संदर्भ। देखो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया। सबसे बड़ी बात बच्चा, आप जब भी पाठ का नाम लिखो, चाहे आपका संस्कृत हो या गद्यांश पद्यांश में पाठ लेखक का नाम लिखो, तो उसको आप हमेशा ब्लैक से लिखना। मतलब अगर आप सारा ब्लू से लिख रहे हो तो उसको ब्लैक से लिखना, अगर सारा आप ब्लू से लिख रहे हो तो उसको ब्लैक से अलग पेन से हाईलाइट कर लेना। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। ये सबसे पहले मैंने आपको समझा दिया संदर्भ, जो कि बोर्ड एग्जाम में आपको 2 नंबर देकर जाएगा। अब इसका व्याख्या करने से पहले आप इसको 2 बार पढ़ लेना। अगर मान लो ना आए, किसी कारणवश हम ना याद किए हो, तो आप आगे का 3 अक्षर यहां लिखना और नीचे का 3 अक्षर ये वाला नीचे लिख के बीच में आप गद्यांश से आप मिला जुला के अक्षर को भर देना। खाली मत छोड़ कर आना, खाली छोड़ कर आओगे नंबर कट जाएगा मेरे प्यारे लाडलो। ठीक है, हम चाहते हैं कि हर बच्चा बहुत अच्छा नंबर लाए, आप लोगों को बहुत अच्छा नंबर मिले। अब हम लोग व्याख्या समझ लेते हैं। देखो व्याख्या सबसे पहले हम लोग छोटा सा प्रसंग समझ लेते हैं। इसमें भारतीय संस्कृति के स्वरूप और महत्व पर प्रकाश डाला गया है। जो भारतीय संस्कृति के बारे में बताया गया है, हमारी भारतीय संस्कृति कैसी है, कितनी अच्छी है, कैसे थी, उन सब में अनुवाद देख लो। मानव जीवन को संवारना, दोषारी को दूर करना, मतलब दोष होता है, सबके अंदर दोष होता है, लेकिन उसको दूर करना चाहिए। जैसे आलस आना, नींद लगना, एंड प्लस और भी बहुत सारी बुराइयां होती हैं। जैसे बहुत सारे लड़के होते हैं जो
उनके अंदर बहुत सारी बुराइयां, बहुत सारी लड़कियां उनके अंदर बुराइयां, ठीक है। साथ में उनको पढ़ाई में मन ना लगना, कोई लक्ष्य ना होना, ये सब बुराई है। आपको जिंदगी में अगर सक्सेस होना है तो पढ़ाई करो, अपना एक लक्ष्य बनाओ, ठीक है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड संस्कृति है, हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन को शुद्ध करने के लिए महान प्रयत्न किए और उन्होंने हमारे जीवन के संस्कारों के लिए जिन आचरण और विचारों को दिखाया वह हमारी संस्कृति है, ठीक है। बस इतना अगर आपने लिख दिया 5 नंबर पक्का है। 5 अंक के लिए बस इतना लिखना है, ज्यादा से ज्यादा 1 पेज होगा। आप देख लो, ये तो आपके पेपर में ही लिखा रहेगा, लिखना आपको संदर्भ है, ठीक है। फिर छोटा सा आप इसी में बना के प्रसंग लिख देना, फिर आपको छोटा सा व्याख्या लिख देना। 5 अंक आपका पक्का हो गया, ठीक है। और मैंने आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है वो बता दिया था संस्कृत का, वो पढ़ लेना और ये गद्यांश पढ़ लेना। अब हम लोग आते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट पद्यांश है संस्कृत का। देखो गद्यांश पद्यांश बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको करा रहा हूं वो बिल्कुल 100% करके ही बोर्ड हॉल में जाने से पहले जितना पढ़ा रहे हैं पढ़ लो। ऐसे हर सब्जेक्ट की क्लास आने वाली है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, हर सब्जेक्ट की क्लास आएगी, बस आप लोग सब्सक्राइब कर लो। देखो यहां अगला जो हमारा है पद्यांश, देखो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि वंदनम मरणम यपि जयो पराजय उपस्तमो वीरा वीर भाव ही वीरता, ठीक है। आप लोगों को मैंने आज का एक जो हिंदी का मॉडल पेपर दिया था दोपहर में, उसमें मैंने पढ़ाया था सर्वे भवन सुखना वाला, और मैंने यहां बंधनम मरणम वाला पढ़ा दिया। मतलब आपका धीरे धीरे अगर आप हमारी सारी क्लासेस देखते हो तो आपका जितना भी इंपॉर्टेंट है सब कंप्लीट होता जा रहा है, ठीक है। हिंदी का मॉडल पेपर का क्लास नहीं देखा हो तो देख लेना, ठीक है। वो मैं आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, ठीक है। मैंने सारे सब्जेक्ट का मॉडल पेपर दे रखा है, लास्ट में वीडियो का आ जाएगा चारों मॉडल पेपर, हिंदी, इंग्लिश एंड आपका जो और भी है मैथ का, इंग्लिश का, सबका, ठीक है। तो वो आप लोग जरूर से देखो, ठीक है। पढ़ाई करो, मेहनत करो, संदर्भ देखो। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वीरा वीरेण पूज्यते पाठ से लिया गया है। जो वीरा वीरेण पूज्यते पाठ है वहां से लिया गया है, और बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों ये बंधनम मरणम यपि जयो पराजय हवाला, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल तैयार कर लेना, बोर्ड हॉल में जाने से पहले बिल्कुल तैयार कर लेना ये वाला जो आपका। अब देखो इधर हम लोग प्रसंग छोटा समझ लेंगे, व्याख्या बस। देखो इसमें सिकंदर और पुरुराज के संवादों के द्वारा वीरता को प्रभावित किया गया, जो वीरता होता है उसको परिभाषित किया गया है। वीर मनुष्य कौन है, वीरता क्या है, उन सब के बारे में बताया गया है। अब अनुवाद समझ लो बच्चों, बंधन हो अथवा मरण हो, मतलब बंधन हो, बंधन का मतलब होता है शादी, आपकी शादी होती है तो बंधन होता है, गांठ जोड़ा जाता है। तो बंधन हो अथवा मरण हो, या फिर आपका मरण हो, जैसे वीर लोग जो होते हैं, ठीक है। और दोनों अवस्थाओं में जो वीर होते हैं वो समान होते हैं, वो वीर भाव ही वीरता कहलाती है, वीर भाव ही वीरता कहलाती है। बस इतना छोटा सा आपको 5 नंबर देकर चला जाएगा, और हर साल लगभग ये वाला आता ही आता है। बस आपको तैयार कर लेना है बिल्कुल से बोर्ड एग्जाम में जाने से पहले ये वाला, ठीक है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये हम लोगों ने संस्कृत का गद्यांश पद्यांश देख लिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग देखेंगे जो जीवन परिचय है बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। 2 जीवन परिचय, एक कवि का देखेंगे, एक लेखक का देखेंगे, दोनों आपको कंप्लीट करके ही जाना है। अब हम लोग समझेंगे जो जीवन परिचय है। अभी मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा, ट्रिक के साथ लिख कर आओगे दोस्त, बस आप लोग ध्यान से समझ लो। बस ये अगर आपने तैयार कर लिया संक्षिप्त जीवन परिचय तो आपका ट्रिक बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल आप बोर्ड एग्जाम में छाप कर आओगे। ध्यान से समझो, मैं आपको बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगा। सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ये लेखक हैं, और अभी मैं आपको एक कवि का समझा दूंगा। लेखक का 5 अंक आप पहले पक्का कर लो भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो हमेशा याद रखना, जब आप जीवन परिचय लिख रहे हो ना, जीवन परिचय तो 3 स्टेप में लिखना। 3 स्टेप का मतलब क्या है, आपको फुल नंबर मिलेगा। एक तो आप संक्षिप्त जीवन परिचय जो मैंने ये लिख रखा है, ठीक है। एक आपको जीवन परिचय, एक आपको उनकी रचनाएं लिखना है। बस ये 3 पॉइंट अगर आप ध्यान देते हो जीवन परिचय में, आपका भैया 5 नंबर आपके हाथ में है। जैसे संक्षिप्त जीवन परिचय, नाम क्या है आपका, रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। एंड जन्म जो है 1884 में, जन्म स्थान है आगोना बस्ती, एंड शिक्षा जो है इंटर तक, मतलब शिक्षा जो था इनका इंटर तक हुआ था। पिता का नाम चंद्रवली शुक्ल, मृत्यु 1941 में, रचना चिंतामणि और त्रिवेणी, ठीक है। अब इसी के आधार पर आप लिख सकते हो कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के आगोना नामक ग्राम में हुआ था। 2 लाइन पक्का हो गया, आगे आ जाओ। इनकी शिक्षा दीक्षा घर पर ही हुई, ठीक है। आप बना बना के लिख लो, मान लो ना आए तो। इन्हें जो है वेद पुराण इतिहास दर्शन शास्त्र आदि का भी अध्ययन था, और ये घर पर ही हिंदी उर्दू फारसी आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया। ये कॉमन है, हर एक में बीच में छाप सकते हो। और इन्होंने इंटर तक मतलब पढ़ाई किया, ऐसे बना बना के। इनके पिता का नाम वो तो आपको ऊपर लिखना है। इनकी मृत्यु
1941 में होगी। इनकी रचना जो है आपका चिंतामणि त्रिवेणी। बस ये अगर याद है तो आप पूरा एक पेज बना के लिख सकते हो। एक पेज बहुत है, अगर ये लिख दिया साथ में एक पेज लिख दिया और रचनाएं बस। अब मैंने यहाँ कुछ शॉर्ट्स में मैं आपको समझा रहा हूँ। शॉर्ट में देखो, जीवन परिचय जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म 1884 में बस्ती जिले के अगुना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्रवली शुक्ल था। इनकी माता एक विदुषी महिला थी और इनकी शिक्षा जो है दीक्षा अपने पिता के पास राज तहसील नामक मिशन स्कूल से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। अब बीच में देखो मैंने थोड़ा सा समझा रखा हूं, इतना आपका इंपॉर्टेंट है, बस इतना इंपॉर्टेंट है। अब बीच में आप भर दो कि इन्हें हिंदी, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं का गहन अध्ययन था। इन्होंने घर पर ही अध्ययन किया था, साथ में इन्होंने इंटर तक पढ़ाई किया और इन्हें वेद, पुराण, इतिहास, दर्शन शास्त्र आदि का भी अध्ययन था। ठीक है, ऐसे थोड़ा सा बीच में भरने के बाद लास्ट में इनकी मृत्यु सन 1941 में हुआ था। बस अब लास्ट में आप छोटा सा इनका ये लिख देना, रचनाएं इनका जो है जैसे चिंतामणि है, रसमीमांसा है, त्रिवेणी है। लो भैया 5 में 5 नंबर आपके हाथ में है। बस इतना सा आपको मैंने छोटा सा ट्रिक भी समझा दिया ताकि आप लोगों को हमेशा याद रहे। ठीक है, ये हमारा पहले मैंने आपको लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का समझा दिया। सबसे मेन है कि आपको ये चीज याद होना चाहिए। इसमें आपका रचना भी आ जाता है एंड संक्षिप्त जीवन परिचय, बड़ा वाला जीवन परिचय सब आ जाता है। अब हम लोग एक कवि का समझ लेते हैं। एक कवि का जीवन परिचय समझते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तुलसीदास जी का। तुलसीदास जी का हम लोग जीवन परिचय समझ लेते हैं बच्चों। तुलसीदास जी का देखो, इसमें आपको संक्षिप्त जीवन परिचय मैंने बताया 3 स्टेप में। सबसे पहले इनका नाम जो था वो तुलसीदास था। चलो इतना हो गया। जन्म जो है वो 1532 में। जन्म स्थान हुलसी नहीं, ये तो इनके माता का नाम था। माता का नाम हुलसी था। क्या था? माता का नाम हुलसी था। इनका जो जन्म स्थान है वो कहाँ है? राजापुर शायद है। ठीक है, देख लो, हाँ राजापुर। तो यहाँ आप जन्म स्थान जो है वो राजापुर कर लेना, बांदा जिले में राजापुर। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। पिता का नाम आत्माराम दुबे, माता का नाम हुलसी था। मृत्यु 1623 ईस्वी। रचनाएं जो है रामचरितमानस, कवितावली। छोटा सा आपको संक्षिप्त जीवन परिचय ऐसा लिख देना है। ठीक है, बस अब मैं आपको पूरा जीवन परिचय समझाता हूं। देखो जीवन परिचय, जीवन परिचय देखो बहुत इंपॉर्टेंट कि तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी में राजापुर के बांदा नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, और उनकी माता का नाम हुलसी था। मैंने बताया अभी आगे ही, सारा कुछ वहीं से बनाना है। तथा इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था। तुलसीदास जी बचपन में बहुत कष्टों का सामना करना पड़ा। तुलसीदास जी को बचपन में बहुत कष्टों का सामना करना पड़ा। तुलसीदास का विवाह दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से हुआ था और तुलसीदास अपने पत्नी से अत्यधिक प्रेम करते थे, मतलब बहुत प्रेम करते थे। लेकिन हुआ क्या कि मतलब उनकी पत्नी मतलब एक बार ससुराल चली गई थी। अब तुलसीदास जी बिना बताया तुलसीदास जी को, अब वो क्या करे, तुलसीदास जी ढूंढते ढूंढते, आंधी पानी चल रहा था तो मतलब आंधी पानी आ रहा था तो फिर वो भी चले गए मतलब ढूंढने के लिए ससुराल। अब इनकी पत्नी ने इन्हें डांट दिया, फटकार दिया कि क्या जरूरत था इतनी आंधी पानी में आने का। ठीक है, तो इसलिए तुलसीदास जी ने सारा मोह माया त्याग करके भैया राम रूपी में आ गए। तो उनकी पत्नी बहुत ज्यादा सुंदर भी थी, लेकिन तुलसीदास जी प्रथतगृह थे, रामचरितमानस की रचना की और उनकी मृत्यु जो है 1623 ईस्वी में हो गया। देखो ध्यान रखना, जब आप संक्षिप्त जीवन परिचय लिखते हो तो बहुत बड़ा जीवन परिचय लिखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि एग्जामिनर आपका ये संक्षिप्त जीवन परिचय देख के 5 नंबर दे देगा अगर पूरा सही है तो। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ओके, अब इनकी रचनाएं समझ लो। रचनाएं रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली। ठीक है, ये इनकी रचना है। बहुत इंपॉर्टेंट 3 रचना है, तैयार कर लेना। ठीक है, अब इसके बाद हमारा ये हो गया जीवन परिचय। ठीक है, अब हम लोग निबंध समझेंगे। निबंध, क्योंकि आपके पेपर में इसके बाद निबंध आएगा। अब इसके बाद हम लोग पत्र, ऐसा पत्र समझाएंगे जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले हम लोग निबंध समझ लेते हैं, फिर हम लोग पत्र को समझेंगे। अरे स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट क्लास 10 हिंदी का पेपर देने वाले हैं 2027 बोर्ड में, तो महत्वपूर्ण निबंध आप लोग लिख लो। ठीक है, इससे बाहर नहीं आएगा, बस आप लोग ध्यान से समझ लो। मैं आपको एक एक निबंध को बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। देखो निबंध आपके बोर्ड एग्जाम में भैया 7 मार्क्स का आएगा। ठीक है, 7 नंबर आप पक्का कर लो भैया, 7 नंबर अपना पक्का कर लो। देखो आपको निबंध का एक, देखो हिंदी वाली कॉपी में आपको हिंदी का कॉपी बनाना, उसमें ये 5 निबंध लिख लेना है कि सर ने बताया है, तो इसमें से 3 निबंध जरूर आएगा। ठीक है, तो आप लोगों को जो मैं बता रहा हूं वो बिल्कुल ध्यान से समझना। देखो आपके बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए महत्वपूर्ण निबंध, जब आपको बोर्ड
हॉल में जाओगे, आपको पेपर दिया जाएगा तो आपका लास्ट में एक निबंध रहेगा। अब निबंध में आपको रहेगा 5 निबंध, ध्यान से समझो 5 निबंध, और 5 निबंध में से कोई एक आपको बिल्कुल अच्छे से, जैसा मैं आपको बताऊंगा वैसे लिखना है, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से लिखना है। सबसे पहला निबंध जो बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये 5 निबंध तैयार कर लेना है, एक भी निबंध नहीं छोड़ना है, ठीक है। मैं आपको पीडीएफ भी दे दूंगा, ठीक है। सबसे पहला और बहुत इंपॉर्टेंट, प्रदूषण की समस्या तथा समाधान। आप लोग अगर 10 साल पहले का पेपर उठा के देख लो, 5 साल पहले का पेपर उठा के देख लो, आपको ये वाला निबंध बहुत बार दिखेगा, प्रदूषण की समस्या तथा समाधान। वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला निबंध, प्रदूषण की समस्या तथा समाधान, ठीक है। जल्दी से नोट कर लो, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, लिख कर दिखाऊंगा, टॉपर की कॉपी भी दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। तो ये पहला इंपॉर्टेंट निबंध है। दूसरा जो हमारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट निबंध है वो है जनसंख्या वृद्धि, लाभ और हानि। जो जनसंख्या वृद्धि हो रहा है उसका लाभ क्या है, हानि क्या है। देखो आपको नहीं आता, बना बना कर लिख देना, निबंध का कोई लॉजिक नहीं होता, आपको बना कर लिखना है। अभी आपको ट्रिक भी बताएंगे कैसे बनाना है, ठीक है। तो जनसंख्या वृद्धि, जो जनसंख्या इतना तेजी से बढ़ रहा है, 144 करोड़ जनसंख्या हो चुका है भारत का, अभी और भी ज्यादा है। तो आप जनसंख्या वृद्धि के लाभ बताओ और हानि बताओ। लाभ बहुत कम है, हानि बहुत ज्यादा है। तो ये हमारा दूसरा महत्वपूर्ण निबंध। अब हम लोग देखते हैं तीसरा इंपॉर्टेंट निबंध। तो जनसंख्या वृद्धि के बारे में तैयार कर लेना। बहुत सारे हानि भैया, जब जनसंख्या बढ़ेगा तो प्रदूषण बढ़ेगा। जनसंख्या जब बहुत ज्यादा हो जाता है, जिससे भैया जो देश का आर्थिक स्थिति वो बहुत ज्यादा खराब हो जाता है। पीडीएफ में मैं आपको सारा दे दूंगा, ठीक है। तीसरा निबंध जो आपको तैयार कर लेना, विज्ञान वरदान है या अभिशाप। भैया आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा, विज्ञान वरदान है या अभिशाप, ठीक है। आप भैया जब क्लासरूम में रहो, अपने 2 स्टूडेंट आप आपस में, एक वरदान हो जाओ एक अभिशाप, विज्ञान के वरदान के बारे में एक लोग बताओ, एक अभिशाप के बारे में, और आपका पूरा निबंध क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए। 5 ही निबंध लाया हूं, ज्यादा नहीं लाया हूं इसलिए, ठीक है। फिर चौथा नंबर है छात्र और अनुशासन। छात्र और अनुशासन भैया बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, छात्र से रिलेटेड है तो जरूर आएगा बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। और लास्ट वाला निबंध आप लोग तैयार कर लो, वो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। देखो सरकार जो है वो बेटी के तरफ ज्यादा ध्यान दे रहा है, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए। तो आपको ये 5 निबंध अभी भैया लिख लो अपनी कॉपी में, और एक एक निबंध को हम लोग तैयार भी करेंगे। बस वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, पूरा हिंदी में, हर सब्जेक्ट में हमें 95 लेना है आपकी बार। तो आप लोग ये 5 निबंध लिख लो अपनी कॉपी में। प्रदूषण की समस्या तथा समाधान 2027 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जनसंख्या वृद्धि, लाभ और हानि, विज्ञान वरदान है या अभिशाप, छात्र और अनुशासन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है। ये 5 निबंध अपनी कॉपी में लिख लो, और सर ने बताया है तो 3 निबंध यहां से छपेगा। अब मैं आपको बताता हूं निबंध लिखने का सही तरीका, आपको क्या क्या चीजें ध्यान देना है ताकि आपको 7 में 7 नंबर मिले। फिर मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट निबंध पढ़ाऊंगा। बोर्ड पेपर में अगर आपको एक अच्छा निबंध लिखना है, मतलब आपको बोर्ड पेपर में अगर 7 नंबर का है तो पूरा नंबर, मतलब फुल मार्क्स लेना है, फुल मार्क्स लेना है, तो अच्छा निबंध लिखने के लिए 4 पॉइंट ध्यान रखना है। सबसे पहले निबंध हमेशा आप हेडिंग डाल के लिखना, हेडिंग हमेशा याद रखना, आपको हेडिंग डाल के ही निबंध लिखना है। मतलब आप कोई सा भी निबंध लिख रहे हो, आपको हेडिंग कम से कम 6 से 7 डालना ही पड़ेगा। और अभी मैं आपको ऐसा हेडिंग बता दूंगा जो हर एक निबंध में काम आएगा, वो अभी मैं आपको बता रहा हूं, सारा ट्रिक के साथ समझेंगे, सब ट्रिक का खेल है। पेपर में अच्छा निबंध कैसे लिखें, एक अच्छा निबंध ताकि एग्जामिनर देखे, एक बार, केवल एक बार देखे और आपको लो भैया 7 नंबर दे दे, उसको समझ में आ जाए कि ये एक टॉपर की कॉपी है। देखो इसमें पहला पॉइंट, निबंध जो है सबसे अंत में करें। आप अपना टाइम भैया मैनेज करो, सबसे लास्ट में निबंध का क्वेश्चन करो, क्योंकि जितना टाइम है आप 3 पेज 4 पेज 5 पेज जितना टाइम है आप आराम से लिखो, ठीक है, ये ध्यान रखो। और दूसरा, जितने शब्दों में बोले उतने शब्दों में लिखो। देखो अगर आपके पास टाइम कम है तो आप ये ना करो कि आप पेज भरो, निबंध में जितने शब्दों में कहे उतने शब्दों में लिखो, पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है। आपको जितने शब्दों में कहे उतने ही शब्दों में लिखो, ज्यादा लिखने की कोशिश मत करो, ठीक है। तीसरा पॉइंट, सबसे पहले आप रूपरेखा तैयार कर लो। आप कहोगे सर रूपरेखा क्या होता है? रूपरेखा का मतलब होता है एक हेडिंग। अभी मैं आपको बताऊंगा, रूपरेखा सबसे पहला हेडिंग होता है। अब रूपरेखा में आपको वो चीज लिखना है जो आपने हेडिंग डिस्कस किया है, पहला हेडिंग, दूसरा हेडिंग, तीसरा हेडिंग, चौथा हेडिंग। जैसे आपने प्रस्तावना पहले हेडिंग डिस्कस किया तो सबसे पहले रूपरेखा में प्रस्तावना डाल दो। सेकंड आपने अर्थ, थर्ड आपने उसके प्रकार, उपसंहार, जितने हेडिंग आपने डिस्कस किया है आपको यहां रूपरेखा में डाल देना है। ये बहुत
बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको रूपरेखा सबसे पहले अपने निबंध में बनाना है, कोई सा भी निबंध आप लिख रहे हो। और सबसे बड़ी बात, पेपर में कम से कम आपको निबंध के लिए 20 से 25 मिनट छोड़ना है। लास्ट में आपको 20 से 25 मिनट चाहिए एक अच्छा निबंध लिखने के लिए। अगर आपकी स्पीड अच्छी है लिखने का तो ठीक है, एक अच्छा निबंध लिखने के लिए आप 20 से 25 मिनट लास्ट में अपना टाइम घड़ी लगाए रहो और घड़ी में देख के लास्ट में 20 से 25 मिनट निबंध को रगड़ के लिखो, जितना लिख सकते हो उतना ज्यादा लिखो। ठीक है, ये है एक अच्छा निबंध लिखने का तरीका। आपको 4 पॉइंट ध्यान रखना है और आपका एक अच्छा निबंध हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं निबंध लिखने का ट्रिक और बोर्ड एग्जाम में निबंध कैसे लिखना है। प्यारे स्टूडेंट, क्लास 10 में जो निबंध आता है वो सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या 9 पे आता है। ध्यान रखो, प्रश्नोत्तर संख्या 9 जो होगा वो आप लोगों का निबंध होगा। तो जब आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी दी जाएगी तो सबसे पहले ऊपर आप प्रश्नोत्तर संख्या 9 डाल लेना, ताकि जब एग्जामिनर कॉपी चेक करे तो उसको समझ में आ जाए सबसे पहले कि बच्चे ने निबंध डिस्कस किया है। ठीक है, तो आपको प्रश्नोत्तर संख्या 9 डाल लेना है। ठीक है, अब निबंध लिखने का सबसे पहले मैं ट्रिक बता देता हूं, फिर मैं आपको यहां पर्यावरण प्रदूषण की समस्या तथा समाधान पर निबंध बताएंगे जो 2027 बोर्ड में जरूर आएगा। ठीक है, वो मैं आपको अभी समझाऊंगा। सबसे पहले आपको निबंध लिखने का ट्रिक समझ लो। देखो, निबंध में बस एक ही ट्रिक होता है कि आप हेडिंग बना के लिखो, निबंध का आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। आप कहोगे सर हेडिंग ना याद हो तो हम कैसे लिखेंगे? ट्रिक में मैं आपको समझा देता हूं। देखो, हेडिंग में सबसे पहले मैं आपको ट्रिक, देखो ध्यान से समझो। देखो, ये रूपरेखा हेडिंग होता है, जैसे यहां रूपरेखा मैंने डाला है, ये हेडिंग हर एक में कॉमन होता है। पहला हेडिंग आप लोगों का रूपरेखा, ध्यान से समझो, मैं आपको पूरा समझाऊंगा। निबंध आज के बाद आपका टेंशन खत्म हो जाएगा। रूपरेखा, जो रूपरेखा हेडिंग होता है वो हर एक निबंध में कॉमन होता है। चाहे आप कोई सा भी निबंध लिख रहे हो, रूपरेखा आपका पहला हेडिंग रहेगा। ठीक है, अब दूसरा हेडिंग जो रहेगा वो है प्रस्तावना, हर एक में कॉमन है, हर एक में कॉमन है मेरे प्यारे लाडलों। देखो, पहला आपको रूपरेखा हर एक में कॉमन है, दूसरा आपका प्रस्तावना हर एक निबंध में कॉमन है, चाहे प्रदूषण की समस्या पे लिख रहे हो या जनसंख्या वृद्धि या फिर आप कोई सा भी लिख रहे हो। तीसरा आप लोगों का रहेगा, कोई भी चीज लिख रहे हो उसका अर्थ आपको तीसरी हेडिंग में जरूर ही लिखना है, उसका अर्थ आपको जरूर ही लिखना है। अब एक दो हेडिंग और बना के लास्ट वाला हेडिंग आप लोगों को, चौथा नंबर हेडिंग जो कि कॉमन है वो है उपसंहार। उपसंहार, ये 4 ऐसे हेडिंग हैं जो हर एक निबंध में कॉमन है, और ये 4 हेडिंग बस 2 हेडिंग और बना के लिख दो, 6 हेडिंग बहुत है निबंध के लिए। तो आपका रूपरेखा हर एक में कॉमन है, प्रस्तावना हर एक में कॉमन है, अर्थ कोई सा भी आप लिख रहे हो उसका कॉमन है, और उपसंहार, ये 4 हेडिंग बिल्कुल कॉमन है। और आप इस 4 हेडिंग और 2 हेडिंग और बना के लिख दो, आपका एक निबंध तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो ये 4 हेडिंग आप हर एक में भैया लिख सकते हो। मान लो हेडिंग ना याद हो तो ये 4 हेडिंग हमेशा काम आएगा। अब हम लोग समझते हैं पर्यावरण प्रदूषण की समस्या तथा समाधान पर निबंध। पर्यावरण प्रदूषण की समस्या तथा समाधान बहुत इंपॉर्टेंट निबंध है। इसमें सबसे पहला हेडिंग आप रूपरेखा डालो, पहला कॉमन हेडिंग है। ठीक है, अब हमने रूपरेखा में डाल दिया, क्या क्या मैंने डिस्कस किया। पहला मैंने हेडिंग प्रस्तावना को डिस्कस किया है इसमें, फिर दूसरा है प्रदूषण का अर्थ, आखिर प्रदूषण का अर्थ क्या है, तीसरा मैंने प्रदूषण के प्रकार, और चौथा भैया इस समस्या का समाधान। मैंने ये सारे हेडिंग डिस्कस किया। पांचवा उपसंहार, मैंने ये 5 हेडिंग और रूपरेखा को लेकर 6 हेडिंग डिस्कस किया है। ऐसे आपको रूपरेखा में आपको अपना जो जो हेडिंग आपने डिस्कस किया है वो लिख देना। मान लो आपको हेडिंग ना याद हो तो आप पूरा निबंध लिखने के बाद लास्ट में आप हेडिंग जो आपने बनाया है वो सारा लिख देना, लाइन छोड़ देना 4 से 5 बस। ठीक है, तो ये आपका पहला हो गया रूपरेखा। अब देखो, इसमें जो आपको दूसरा हेडिंग डालना है वो है प्रस्तावना। ध्यान से समझो, ये है प्रस्तावना। ठीक है, प्रस्तावना ध्यान दो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रस्तावना। अब प्रस्तावना में आपको क्या लिखना है, कोई सा भी निबंध लिख रहे हो उसके बारे में छोटा सा, उसका एक छोटा सा भाग लिख दो। जैसे मैंने प्रस्तावना में क्या लिखा है, ध्यान से देखो कि आजकल प्रदूषण की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है, बहुत ज्यादा भैया बढ़ रही है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है। ठीक है, और इस समय हमारे समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है पर्यावरण को बचाने का, क्योंकि पानी, हवा, जंगल, मिट्टी आदि सब कुछ भैया प्रदूषित हो चुका है, और इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को पर्यावरण का महत्व बताया जाना चाहिए। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिनको पर्यावरण का महत्व ही नहीं पता, तो वो काहे पर्यावरण का सुरक्षा करेंगे? तो उनको बताओ महत्व के बारे में। यदि हमने इस असंतुलन को दूर नहीं किया तो मानव जीवन बाध्य हो जाएगा, और पता नहीं तब तक मानव जीवन होगा भी या नहीं। ठीक है, ये छोटा सा मैंने प्रस्तावना लिख दिया। ऐसा आप कोई सा भी निबंध लिख रहे हो उसका छोटा सा प्रस्तावना लिख दो। अब हम लोग अगला हेडिंग डिस्कस करेंगे। अब हम लोग समझेंगे प्रदूषण का अर्थ क्या है, आखिर जो प्रदूषण है उसका अर्थ क्या है। समझो, प्रदूषण का अर्थ बहुत आसान भाषा में कि संतुलित वातावरण में ही मानव का विकास संभव है।
संतुलित का मतलब इसमें प्रदूषण नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्वच्छ होना चाहिए हमारा वातावरण, ठीक है। उसी में मानव का विकास संभव। पर्यावरण का निर्माण प्रकृति के द्वारा किया गया है और बढ़ती हुई जनसंख्या पर्यावरण के संतुलन को बिगाड़ कर जो है वो दूषित कर देती हैं, ठीक है, मतलब प्रदूषित कर देती हैं और इस प्रकार वातावरण को प्रदूषित करने वाले को प्रदूषण कहते हैं। और जनसंख्या की असाधारण वृद्धि और औद्योगिक प्रगति ने भैया प्रदूषण की नई समस्या को जन्म दिया है। इससे मानव जीवन संकट में उत्पन्न हो सकता है। देखो, जनसंख्या वृद्धि सबसे खतरनाक होता है। जैसे एक घर है, अब उसमें पहले 3 लोग थे, अब ये 3 लोग तो प्रदूषण कर रहे थे, अब वो जनसंख्या बढ़ के बच्चे से बच्चे करके उनके 10 लोग हो गए। अब उसी घर में 3 लोग प्रदूषण कर रहे थे, अब कितने लोग? 10 लोग, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि हो गई, ठीक है। तो ऐसे भैया जनसंख्या बढ़ रही है तो प्रदूषण बढ़ रहा है। वो भैया एक गाड़ी से 2 गाड़ी, 2 गाड़ी से 3 गाड़ी ले रहे हैं तो गाड़ी से भी प्रदूषण होता है, और भी बहुत सारे प्लास्टिक वगैरह फेंकेंगे तो प्रदूषण होगा। अब आगे आ जाओ, अब हम लोग समझते हैं प्रदूषण के प्रकार। बहुत सारे प्रकार होते हैं भैया, ठीक है। आपको जो आता है वो लिखो, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप वही लिखो जो मैंने लिखा है। आप बहुत रूपों में प्रदूषण को देख सकते हो, एक नहीं बहुत सारे रूपों में, ठीक है। तो प्रदूषण के जो प्रकार हैं भैया, प्रदूषण के प्रकार आजकल के वातावरण में प्रदूषण इन रूपों में पाया जाता है। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लिया है, जैसे भैया पहला है वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण बहुत ज्यादा ही बढ़ रहा है तो इसलिए मैंने पहला वायु प्रदूषण लिया है। तो वायु जो है जीवन का अनिवार्य स्रोत है, वायु जो है जीवन का अनिवार्य स्रोत है, क्योंकि हम ऑक्सीजन O2 यहां से ग्रहण करते हैं और अगर हमें ऑक्सीजन ना मिले तो आपका जीवन जो है, आपका जीवन बिल्कुल असंभव हो जाएगा। प्रत्येक प्राणी को स्वस्थ रूप से जीने के लिए शुद्ध वायु अर्थात ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और आजकल वायुमंडल में ऑक्सीजन का संतुलन बिगड़ रहा है और वायु अनेक हानिकारक गैसों से प्रदूषित हो गया है। तो पहला हमने हेडिंग डिस्कस किया वायु प्रदूषण। अब हम लोग दूसरा प्रकार देखते हैं। अब हमारा दूसरा जो प्रकार है वो है जल प्रदूषण। जल भी भैया प्रदूषित हो रहा है लगातार, क्योंकि भैया इतना ज्यादा जल प्रदूषण हो रहा है तो जल को ही जीवन कहा जाता है। आजकल इतना प्रदूषण बढ़ रहा है कि जल भी प्रदूषित हो रहा है, उससे भयानक बीमारियां होती हैं जिससे लोगों का जीवन खतरे में है। जल प्रदूषण से तो भैया मनुष्य प्लस जीव जंतु प्लस पशु पक्षी सब खतरे में है, क्योंकि सब भैया जल पीते हैं, सबको ऑक्सीजन वायु की आवश्यकता होती है। गावाला ध्वनि प्रदूषण, तो ध्वनि प्रदूषण भी आजकल की एक नई समस्या है। मोटर, कार, ट्रैक्टर, जेट विमान, कारखाना आदि से ध्वनि प्रदूषण होता है। अब यहां आपका विज्ञान क्या हो गया? यहां आपका विज्ञान अभिशाप बन गया। अभिशाप क्यों? क्योंकि ये जो है जेट विमान, कारखाना, जो आपका मोटर, गाड़ी, ट्रैक्टर, ये सब विज्ञान का देन है और विज्ञान क्या कर रहा है? प्रदूषण फैला रहा है। तो यहां क्या हो गया? आपका अभिशाप हो गया। लेकिन ये सारी चीजें जिंदगी के लिए इंपॉर्टेंट भी है तो वहां से वरदान भी होता है, ठीक है। आगे आ जाओ बच्चों, आगे हम लोग समझते हैं रासायनिक प्रदूषण, घा वाला चौथा। द्रव्यों के अलावा रोगनाशक, कीटनाशक दवा से भी आपका रासायनिक खादों से भी स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जो खेतों में इतना ज्यादा खाद डालते हो प्लस जो कीट वाला रासायन यूज करते हो, ये बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। कुछ दिन आपके खेतों को अच्छा बनाए रखेगा, बस कुछ ही दिन बाद आपका खेत बिल्कुल खराब कर देगा। जिस खेत में ज्यादा उन्नति, ज्यादा पैदा हो रहा था, उस खेत में बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं समस्या का समाधान। समस्या का समाधान समझो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भैया कि समस्या का समाधान। देखो, वातावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए वृक्षारोपण, वृक्ष को ज्यादा से ज्यादा लगाओ, सबसे अच्छा उपाय है। दूसरी ओर वृक्षों के अधिक कटाव पर रोक लगाई जानी चाहिए। जो वृक्ष इतना ज्यादा कटाव हो रहा है, जो इतना ज्यादा कट रहे हैं, उस पर भी रोक लगाओ, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बढ़ती हुई जनसंख्या और औद्योगिकीकरण ने विश्व के सम्मुख प्रदूषण की एक नई समस्या को जन्म दिया है। आजकल वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण आदि को जब कम करो तभी इसका समाप्त हो सकता है, तभी ये समाप्त करने का प्रयास किया जा सकता है, वरना इतना आसान नहीं है, ठीक है। और ताकि प्रदूषण खत्म हो सके, जो कि बहुत ज्यादा ही इम्पॉसिबल है। आप 2-4 लोगों के समझा दोगे, 10 लोग, 1000, 2000 लोगों को समझा दोगे, लेकिन जनसंख्या 144 करोड़ है, सबको समझाना बहुत मुश्किल है। अब हमारा आता है उपसंहार, लास्ट हेडिंग उपसंहार। प्रसन्नता की बात यह है, मतलब सबसे ज्यादा प्रसन्नता की बात यह है कि भारत सरकार प्रदूषण के प्रति जागरूक है और उसने सन 1974 में जल का अधिनियम लागू किया था। वृक्ष को काटने पर कठोर नियम बनाए गए थे। सभी लोगों को वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहित किया जाए और ताकि न्यायालय द्वारा फैलाने वाले उद्योगों को महानगरों से बाहर ले जाने का आदेश दिया जाए और यह संकल्प ने कि जीवन में कोई भी शुभ अवसर पर एक वृक्ष जरूर लगाए।
ये हमारा बहुत वायरल, बहुत इंपॉर्टेंट निबंध है बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए। अब आप लोगों का ये निबंध बिल्कुल तैयार हो गया, प्रदूषण की समस्या तक संबंध, और सारा निबंध आपको मैं बता देता हूं। तो ये हमारा 5 बहुत इंपॉर्टेंट निबंध है। मैंने आप लोगों को प्रदूषण की समस्या तथा समाधान पर आपको समझा दिया। अब आप लोगों को जो और 4 निबंध बचे हैं उसका मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। अब ये पीडीएफ पूरा कहां मिलेगा? सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ, सभी सब्जेक्ट का नोट्स, वो सब आपको मिलेगा हमारे भैया क्रैश कोर्स में। क्रैश कोर्स, अब क्रैश कोर्स ज्वाइन कैसे करना है? बहुत आसान है बच्चों, बस आपको करना क्या है, क्रैश कोर्स में आपको हमारे सारे ये जो आपके निबंध बचे हैं, जीवन परिचय, आपके जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं, आपके सारे क्रैश कोर्स में मिल जाएगा। क्रैश कोर्स में अब क्रैश कोर्स को जितने बच्चे नहीं लिए हैं अभी आप ज्वाइन कर लो। इसकी फीस केवल और केवल पूरे साल का 299, मतलब 299 में ऑल सब्जेक्ट। आपको इतनी कम फीस में कोई नहीं पढ़ाएगा, कोई नहीं पढ़ाएगा, हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। आप लोगों को हर एक चीज वहां मिल रहा है। 299 में ऑल सब्जेक्ट रहेगा। हम ये नहीं कह रहे एक सब्जेक्ट, ऑल सब्जेक्ट। आप एक बार जाके देखो, फिर आपको हमारे क्रैश कोर्स से बाहर आने का मन नहीं करेगा, क्योंकि इतना आपको वहां चीजें मिल जाएंगी। तो आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर लेना बच्चों, यहां आप हमें कॉल या फिर व्हाट्सएप कर लेना। नंबर लिख लो 99 18 86 31 96, ठीक है। 9918863196 पर आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर लेना। ये है आज का हमारा 2027 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट निबंध। लोग समझते हैं सबसे लास्ट में पत्र, जो कि 4 अंक आपका पक्का हो जाएगा। देखो मैं आपको 3 पत्र यहां समझा देता हूं जो आपको 2027 पेपर से पहले पढ़ के ही जाना। पहला, गंदगी पर पत्र, गंदगी पर पत्र, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा बच्चा, बिजली वाला, जो बिजली समस्या पर पत्र, आज ही नोट कर लो, ठीक है, बिजली समस्या पर पत्र, ठीक है, समस्या। एंड फिर आप लोगों को तीसरा, शुल्क मुक्ति वाला। कभी कभी दोस्त को भैया अपने बर्थडे पार्टी इन सब में इनवाइट करने के लिए आ जाता है, तो वो तो अपनी भाषा में लिख सकते हो, मतलब 3 इंपॉर्टेंट है। जैसे यहां आ गया, बिजली समस्या के निराकरण हेतु तो अपने बिजली विभाग को एक शिकायती पत्र लिखो। पत्र का जो फॉर्मेट होता है, मैं आपको ट्रिक बाद में बताऊंगा, अभी फॉर्मेट समझ लो। ये आपको लिखना है, सेवा में बिजली विभाग मेरठ, विषय बिजली की अनियमित आपूर्ति। ये सेम होता है हर एक चीज में। अगर गंदगी पे लिख रहे हो तो सेवा में गंदगी विभाग के मेरठ, और अपना विषय गंदगी पर, ठीक है। ये चीज बिल्कुल सेम होता है, बस आप क्या करना है, इसको चेंज करना है, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। इतना, सेवा में सबसे पहले, फिर कॉमा लगाना, बिजली विभाग, फिर मेरठ, फिर विषय बिजली की अनियमित आपूर्ति। फिर आपको जो जानते हो भैया बिजली के बारे में, जो भी आप बताना चाहते हो, जो भी आप अपने कॉलोनी के बारे में बताना चाहते हो, वो लिख दो। जैसे मान्यवर, हम गांधीनगर कॉलोनी के निवासी आपका ध्यान अपनी बिजली समस्या की ओर आकर्षित करना चाहते हैं। पानी तथा अन्य कार्यों के लिए बिजली की समस्या सर्वाधिक आवश्यकता ग्रीष्मकाल अर्थात गर्मी में पड़ती है, और बिजली जीवन की मूलभूत आवश्यकता है। कोई भी लोकप्रिय सरकार या फिर इनकी उपेक्षा नहीं करती। हमारी कॉलोनी में बिजली आपूर्ति प्रारंभ और बंद होने का कोई नियमित समय नहीं है, कब आए कब जाए कोई पता नहीं है, निर्धारित नहीं है। अतः 1 सप्ताह में बिजली आपूर्ति की समस्या को दूर कर दें, अतः 1 सप्ताह में ये दूर किया जाए। इस स्थिति में आपसे हमारा निवेदन है कि कृपया हमारी समस्या का ध्यान दें और कृपया बिजली समय को निर्धारित किया जा सकता है। शीघ्र कार्यवाही की आशा है। हम आपके गांधीनगर निवासी रामलाल, 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 और यहां दिनांक डाल देना, बस इतना आपको करना है पत्र में। अब जो और पत्र बचा है वो सब पीडीएफ आपको हमारे ऐप में मिल जाएगा, और जो आप लोगों को गद्यांश पद्यांश का पीडीएफ जो इंपॉर्टेंट है हमारे ऐप में मिल जाएगा। ऐप आपको कैसे ज्वाइन करना है, लेकिन ये क्लास आज का हमारा बहुत स्पेशल था। मैंने सारा ऑब्जेक्टिव, गद्यांश पद्यांश, जीवन परिचय, निबंध, पत्र लेखन सब कुछ समझा दिया। मतलब हिंदी में 70 में 70 अब छापोगे, छपेगा भैया, बस तैयार करके जाओ, बोर्ड एग्जाम में आग लगा दो। अब जितने बच्चे नए हैं जो अभी तक ऐप नहीं ज्वाइन किए हैं, उनको मैं आपको बता दूं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, कि जितने बच्चे नए हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग सबसे पहले हमारा ऐप डाउनलोड कर लो, श्रावण लेक्चरर। ये ऐप आपको लिंक मैं दे दूंगा, ठीक है। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर अभी मैं आपको लास्ट में दे दूंगा। देखो यहां जो है आप लोगों के लिए सबसे बेनिफिशियल जो कोर्स है वो क्रैश कोर्स आ चुका है। क्रैश कोर्स, आप कहोगे सर क्रैश कोर्स में क्या मिलेगा? हर एक चीज मिलेगा, हर एक सब्जेक्ट मिलेगा जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो आप लोग पढ़ना चाहते हो,
जो आप लोग पढ़ना चाहते हो। यहाँ ऑल सब्जेक्ट मिलता है, ऑल सब्जेक्ट मतलब कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो आपको हमारे ऐप में ना मिले, ठीक है। ऑल सब्जेक्ट मेरे प्यारे लाडलों, ऑल सब्जेक्ट। जैसे आपका ये जितने भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स हैं वो आपको मिल जाएंगे, आपके क्लासेस मिल जाएंगे, आपको सारी लाइव क्लासेस और भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीजें मिलती हैं आपको हमारे ऐप में। ऐप का लिंक मैं आपको अगर आप लोग व्हाट्सएप कर दोगे तो मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। इसकी फीस बहुत कम है, पूरे साल का 299, अभी 2 दिन के लिए ऑफर है बच्चों, केवल 2 दिन के लिए। फिर इसकी फीस मैं 499 करने वाला हूं, 2 दिन के लिए ऑफर है। 2 दिन से पहले आप ये जो ऐप है हमारा ज्वाइन कर लो, क्रैश कोर्स। आपको लिंक चाहिए तो आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर लेना, मैं आपको लिंक भेज दूंगा। 9918863196, आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल कर लेना, मैं आपको भैया ऐप का लिंक भेज दूंगा, ठीक है। तो ये है आज का हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्लास। आज का क्लास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। इस वीडियो को सबसे पहले लाइक करके अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। नेक्स्ट क्लास में मैथ और साइंस का लाने वाला हूं, ठीक है। तो लाइक करके शेयर कर देना और चैनल पे ना सब्सक्राइब भी कर लेना। अब हम लोग मिलेंगे ऐसे ही किसी और नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।